लीडर्स हैं यहाँ पे हैं, और हमारा ये सौभाग्य है कि जो पार्लियामेंट्री डेलीगेशन है उसके तहत श्री सुशील कुमार मोदी सर यहाँ पे आए हुए हैं, और इन्होंने हम लोगों को समय दिया। एक्चुअली खुद इच्छा जाहिर की कि बिहार के जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं और जो कम्युनिटी है उनसे मिला है। समय कम होने की वजह से कल्चरल कोई हम लोग एक्टिविटी नहीं कर पाए और इसको बिजनेस के लिए ही लिमिट रखा गया। तो ये प्रायोजन जो है वो बिहार फाउंडेशन के द्वारा किया जा रहा है। ये बिहार सरकार का ही एक उपक्रम है और एक्चुअली ये सर की ही सोच थी, उन्होंने ही इसको आइडिएट किया था और एग्जीक्यूट किया था। और इन्वेस्ट बिहार, जिस तरह से हर कंट्री में इन्वेस्टमेंट के आर्म्स हैं, तो वो भी बिहार गवर्नमेंट के तहत आता है, तो वो भी इसमें शरीक हो रहे हैं। आज के दिन आप जो एजेंडा है तो उसमें हम लोग 4-5 मिनट बिहार फाउंडेशन और बिहार में बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो है, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, जो कि केनरा होते हैं, सो वील टॉक अबाउट दैट फॉर 5 minutes. So I have a small presentation given by the Bihar government, which I will run through. And before we do that, so we will have our guest of honor, Mr. Dilip Sinha ji. दिलीप सिन्हा जी के बारे में आप लोग बहुत लोग ऑलरेडी जानते हैं, क्योंकि ये काफ़ी चर्चित फेस है बिजनेस कम्युनिटी में, ना कि केवल बिहार में बल्कि यहाँ के जितने भी NRIs हैं हर स्टेट के, उन सब में ये पॉपुलर हैं। गोपालगंज में इनका जन्म हुआ था, 11 साल तक वहीं गुजारे, काफ़ी अच्छा भोजपुरी भी बोलते हैं और इन्होंने काफ़ी सारे मल्टीनेशनल कंपनी में लीडरशिप पोजीशंस रखा है। और जैसे कि हनीवेल में, रॉकवेल में, फिलहाल एनवेल कंपनी है उसी में ये वाइस प्रेसिडेंट है। एंड ही इज ऑल्सो लेड IBPC, इंडियन बिजनेस एंड प्रोफेशनल काउंसिल, इन द कैपेसिटी ऑफ सेक्रेटरी जनरल। So that has, and in that capacity he has already met a lot of stakeholders for the development of the country, India. So I'd like to welcome you and thank you very much. And would you like to speak for 2-3 minutes? Yes, definitely. मतलब इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी है, तो चूंकि हम गोपालगंज से हैं, नहीं तो आपको, आप अगर रुकेंगे 1 मिनट, few seconds you will hear in भोजपुरी only। तो मैं वही स्टार्ट कर रहा था कि मैं गोपालगंज में मेरा जन्म हुआ है, तो मैं शुरू करूंगा आपकी इजाजत से भोजपुरी, उसके बाद हिंदी में जाऊंगा, बाद में इंग्लिश में भी बोल दूंगा, जो कोई इंग्लिशाइज हो गए हैं उनके। तो सबसे पहले तो सुशील जी के राउत बहुत बहुत स्वागत है, आप सब लोग का स्वागत है। ये हमार मतलब प्राइड के इबा की आज सुशील जी के जिनका के हमने का टीवी पे न्यूज में बिहार के मतलब एक कर्मयोगी हैं, बिहार के, और इतना यहाँ का काम कैले बानी जयप्रकाश जी के साथ मिल के और उसके बाद डेवलप होले बानी, शायद ये हमरा बतावे के जरूरत नहीं है, ये सब लोग के मालूम बा। सो ये हमार मतलब प्रिविलेज और ऑनर है कि आज आपको वेलकम कर रहे हैं सर। एंड मैम आपको भी बहुत बात हुई, बहुत ही खुशी हुई। एंड 2-3 चीज़ में पॉइंट आई वुड लाइक टू से नाउ टू ऑल ऑफ यू। पहली बात तो ये है कि हम लोग बाहर हैं इंडिया से, एंड बिहार बहुत ही हार्ड वर्किंग स्टेट है, दैट वी ऑल नो। वेयरएवर वी गो हम लोग अपना एक मुकाम बना लेते हैं, लेकिन हम लोग, मेरा सोचना ऐसा है, और स्पेशली बिजनेस काउंसिल में जब हम इलेक्ट हुए थे, और द इलेक्टेड सेक्रेटरी जनरल फॉर लास्ट 2 years, आप लोग को, काफ़ी लोगों को मालूम होगा, कुछ लोगों को शायद नहीं मालूम होगा, और अभी दोबारा इलेक्शन है, तो खैर वो तो बिहारी तो इलेक्शन के पीछे नहीं रहेगा, तो आई एम रिकंटेस्टिंग। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोगों के लिए ये है कि एक बार हम इंडिया से बाहर हैं तो वी आर ऑल इंडियंस। हम सबका अपने मदरलैंड जहाँ जहाँ जन्म हुआ है उससे तो प्यार रहेगा ही, देयर इज नो डिबेट और क्वेश्चन अबाउट दैट। लेकिन कोई भी स्टेट आता है, कोई भी कंट्री का, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, हम लोग का ये फर्ज बनता है कि हम लोग उसको सपोर्ट करें। और वही आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में भी काफ़ी, तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र, लद्दाख, JNK, हम लोगों ने बिजनेस IBPC की तरफ से ये किया। इनफैक्ट मेरे साथ सुनील सिन्हा भी हैं, इज द लास्ट जून में ही गॉट इंडक्टेड एज द गवर्नर ऑफ गवर्निंग बॉडी ऑफ IBPC।
सो इनका भी जरा एक डायरेक्टर, एक्स डायरेक्टर ऑफ टाटा एंड सन्स एंड नाउ इज डायरेक्टर विद टाटा इंटरनेशनल, वो खुद के बारे में बाद में बताएंगे। सो बिहार के बारे में मेरा ये कहना है कि जब सब स्टेट से ऐसा ही मीटिंग हुआ था तो उसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज़ था एक्सचेंज ऑफ आइडिया, अंडरस्टैंड ये करने का है कि बिहार में क्या अपॉर्चुनिटी है, जो बाद में सुशील जी बताएंगे कहाँ कहाँ रिक्वायरमेंट है, क्या है, एंड बाद में हम लोग ओपन करेंगे कि आप लोग क्या सोचते हैं, कहाँ आपको इश्यूज है, चैलेंजेस, व्हाट आइडियाज यू कैन गिव फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बिहार। और इसको मैं एक चीज़ आपको प्रॉमिस करता हूँ कि रवि जी के साथ एंड बिहार फाउंडेशन के साथ मिल के आगे बढ़ाएंगे ये डिस्कशन को, बिकॉज एक मीटिंग में नहीं होता है, एंड विल टेक इट। मेरी कुछ दिन पहले ही प्रकाश सिंधुजा जी के घर पे 2 वीक पहले मुंबई में उन्होंने ब्रेकफास्ट पे बुलाया था मुझे, उसके पहले 1-2 बार मिले थे। उन्होंने एक बड़ा प्रपोजल बिहार के लिए दिया है ट्रांसपोर्टेशन का, सेल्फ फाइनेंसिंग अशोक लेलैंड की तरफ से, जो मैं बाद में सुशील जी से बात करूंगा। लेकिन काफ़ी बड़े बड़े बिजनेस, उनको रोपिंग करना इंपॉर्टेंट है, उनके लिए रास्ता क्लियर करना इंपॉर्टेंट है, सिंगल विंडो अपॉर्चुनिटी। दिस इज व्हाट आई एम प्राउड ऑफ वेयर आई कम फ्रॉम, और वो है गोपालगंज, प्रॉपर गोपालगंज टाउन, डिस्ट्रिक्ट टाउन, ठीक बानू। So that is the place I come and I'm proud of that, and once again I welcome you sir, and that's all. इंट्रोडक्शन का हम लोग बात किए थे। तो जैसा कि सर ने कहा कि पहले हम लोग इंट्रोडक्शन राउंड कर रहे हैं हम सब लोग, तो आई वुड आल्सो लाइक टू वेलकम श्री एन मोहन जी। अपने से लोग बोल रहे हैं, थोड़ा करेक्ट। 1 मिनट में अपने बारे में थोड़ा डिटेल थोड़ा बताएं, और ये भी एक जरूर बताएं कि अंतिम कब आप बिहार गए थे, द लास्ट टाइम वी विजिटेड बिहार, तो ये थोड़ा सा और 1-1 मिनट में। यस Namaskar, my name is Mohan. Well, I am from Karnataka, not from Bihar. I represent the IOCCI, People of Indian Origin Chamber of Commerce, where we are present in all the states of India and more than 35 countries outside. We have an organization here to coordinate with the investment opportunities back home in India and to collaborate between UAE as well as India and other countries. I am also the president of FY Events, where we coordinate with Indian Consulate, organizing various programs. Thank you. Namaskar. I'm Jaishankar Jha, but I speak in Mathli. Please. Because Hamar- we talk in Bhojpuri. You know, India is a multi-language. Yes. So, हमारा नाम जयशंकर झा है। हम दुबई में 99 से रह रहे छी। हमारा बिजनेस स्टील में, स्टील एडवाइजरी, स्टील ट्रेडिंग, global, networking steel. I run a successful business. I have very good friends like Prateek, Sunil, and generally I'm in company of good people from Bihar, so compliments to all of us. And we aspire and we do well in life actually. So we are very happy and proud to be here and to meet you as well. And we want to give something back to our state. At least I want to show my friend also. Come with the last. Right on the 14th March I came back and I went to Darbhanga. I go to Bihar every year. I always give back to my, I was born in a village. So I always go there, I build home for poor, I give, whatever I can give back, I give. Here I have more than 100 Jhajis who are working in the steel industry. So this is what I want to give back. So, that's how things are defined, but I'm very proud to be a Bihari and a Jhaji and an Indian. And I jovially tell everyone that I'm a Government of India product because I studied in Kendriya Vidyalaya. There's a lot of guys studied everywhere, but really, so very proud Indian, very proud Bihari, proud to make leaders like you all who have really worked very hard in difficult circumstances to respect. And look forward to see you all. थैंक यू। Pleasure. My name is प्रतीक सिंह। मैं यहाँ 2001 से हूँ। पहले टाटा में काम करता था सुनील के साथ। 2006 से मैंने अपनी कंपनी लगाई है स्टील ट्रेडिंग में और शीट मेटल मैन्युफैक्चरिंग में। ऊपर वाले की दया है, दुबई की दया है कि इट इज़ बीइंग वेरी टचफुल।
2018 में लास्ट गया था। अभी हम लोग के घर में कोई नहीं रहता है वैशाली में, तो हमने स्टार्ट कर दिया काम उसको कॉलेज टाइप बनाने के लिए। तो ऑलरेडी गवर्नमेंट की वगैरह बन गया है एंड होपफुली 1-1.5 साल में चालू हो गया। जब से पिताजी गए अदरवाइज कोई लीव नहीं जाते हैं बच्चे। But his dad was an Indian Navy officer as well, very good man. And when he came as Tata, I helped Tata to get launched here also. Very nice. Hi, good afternoon everyone. My name is Srinivas. I am born Bihari. Now it is my state is now in Jharkhand, but I studied in Bihar, Patna. I came to UAE in year 2009, and I am running successful IT business. We pioneered in a lot of technology like Salesforce, Microsoft, Oracle, and I have about 150 plus team members in UAE. And we have also set up in India, wherein we are empowering people, new talents, and encourage them to move from India to UAE. I have visited Bihar, I think almost every year. Last 2020, I was there in December. I see a lot of transformation in Bihar, infrastructure, in other segment, even in fact technology also. People now working from home in Bihar, doing well, and we are empowering a lot of people from Bihar to how we can improve their life and the culture moving to UAE. We are doing some more transformation, how we can shift the unskilled manpower to the UAE to improve their lifestyle and their kids' education and everything. So yes, we have a lot of other things to talk about. Yes, but Thank you. मैं मनोज सिंह सभी के पैर छू के प्रणाम करते नीचे बर्बाद बाकी दोस्तों के। हम बिहार के गौरवशाली जिला वीर कुंवर सिंह आरा जिला से बिलोंग करेंगे। हम 95 में इंजीनियरिंग के बाद दुबई आई। दुबई अला के बाद ये फील है जब सरकार बदल बिहार में, जब हमने कि बिहारी कहे लगने जाए, जब बिहार से जो भी जंगल राज के समाप्ति हुई और सर लोग के आगमन हुए, तो 2008 में हम बिहार में एक होटल बन ले रहे हैं आरा ग्रांड के नाम से। सर के याद हुई तो सर से ही इनोग्रेट कर ले, तो बहुत असमंजस रहे कि वो होटल केकरा से इनोग्रेट करें। तो बिहार में एक फेस मिला जिनका नाम सुशील मोदी जी हुआ। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सपोर्ट रहा वहाँ के उस टाइम। वहाँ के पटना से आ रहा है होटल इनोग्रेट हुए, वो होटल से बहुत अच्छा रेवेन्यू आया। वो होटल के 3-4 ब्रांच हो गए। यहाँ हम पेपर प्लास्टिक के बिजनेस में बानी 2001 से। अभी हम 3 कंपनी चलाते हैं यूरोपा ग्रुप ऑफ कंपनी के नाम से। बहुत अच्छा चल रहा बा। और साथ ही साथ एक कहावत बा भोजपुरी में कि जंगल जंगल नाचे मोर मोर के देखा। तो हम सब रुआ का करत नहीं, लेकिन अपना जगह पे भी कुछ ना कुछ करत रही। याद बा भैया के वो थी भाषण में कहले रही कि आप कहाँ क्या करते थे, उधर कोनो जरूरत करी रुआ वहाँ और आगे बढ़ी करी, लेकिन अपना गांव घर में भी कुछ पैसा लगाएं। बॉटम ऑफ द लाइन की जो रिटर्न बा एजा से भी बेहतर बा। हम कहल चाहते नहीं, एक हम एग्जाम्पल बने और साक्षी हमने के अभिभावक से सुशील को दीजिए। बहुत बढ़िया। ये हम पूरा डिटेल डिस्कशन हमने का बाद में करेंगे। मकसद बा कि ठीक बा हमने के दुबई में बानी जा, बहुत अच्छा काम करते हैं जा, बहुत अच्छा गाड़ी से घूमते हैं जा, बहुत अच्छा लाइफ बा, सब बा। लेकिन बिहार में हमने के एगो ऋण बा कि बिहार से पैदा हुई बन जा, तो वहाँ भी कुछ ना कुछ करी जा। एकरा में हमेशा हम तो हमेशा 6 महीना पे घर जाइला। आरा में भी घर बा, अभी पटना में भी घर बन रहा बा। आरा में अब ग्रांड होटल के नाम से, ग्रांड रिसोर्ट के नाम से हम काम कर रहे बानी। थैंक्स टू बिहार गवर्नमेंट और थैंक्स टू एवरीवन। थैंक यू। थैंक यू। माननीय मोदी साहब को प्रणाम। मेरा नाम अरविंद सिंह है। मैं दुबई में 2008 से, मूलतः मैं सीवान ज़िले से बिलोंग करता हूँ और छपरा मेरा ननिहाल है। मेरे फादर यूपी में इंजीनियरिंग जॉब में थे, तो हम लोग बनारस शिफ्ट हो गए।
गांव आना जाना बराबर लगा रहता है। और जहाँ तक बनारस की बात है, मेरी माँ रहती है तो हर 2 महीने में मैं बनारस जाता हूँ। और सिवान और छपरा तक पहुँचने की बात हो तो साल में 1 चक्कर जाते हैं। अभी भी कोई डेथ हो गई है तो हमको गांव जाना है, 5 तारीख के आसपास में मैं जाऊँगा। तो संपर्क और कनेक्ट और सारा सर्किल वैसे ही मेंटेन है। मैं बेसिकली माइनिंग इंजीनियर हूँ, BHU से पास आउट किया और राजस्थान गवर्नमेंट में 17 साल में काम किया। यहाँ पे रिद्धि सिद्धि ग्रुप का मैं को-फाउंडर हूँ। 0 से हमने एक कंपनी की शुरुआत की थी, हमारे साथ में राजस्थान के दूसरे और इन्वेस्टर लोग हैं। तो 2008 से आज 4-5 कंपनियाँ मल्टीप्लाई की। माइनिंग ऑपरेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है सर। और जितना हम काम यहाँ कर रहे हैं इससे ज़्यादा काम इंडिया में भी कर रहे हैं। तो इंडिया में मूलतः हरियाणा, राजस्थान और झारखंड, यहाँ से हम स्टील ग्रेड लाइमस्टोन एक्सपोर्ट करते हैं। हम इंडिया के सेकंड बिगेस्ट लाइमस्टोन सप्लायर हैं टू स्टील प्लांट। तो टाटा स्टील है, जिंदल है, सेल है, RINL है, सबकी लाइमस्टोन माल की आपूर्ति हम लोग यहाँ से करते हैं। यहाँ 3 माइनिंग ऑपरेशन है और 500 प्लस वर्कर हैं, जिसमें काफ़ी मात्रा में मेरे गांव से मिलने जुलने वाले, बिहार से, झारखंड से। तो एक फोकस इसमें भी है कि अपने लोगों को और उन लोगों का स्किल डेवलपमेंट एकदम 0 से आदमी को लाते हैं, उसको ट्रेन करते हैं, सिखाते हैं, उसको समाज में वो एक प्रतिष्ठित वो बने, वो सब काम कर रहे हैं। और ऊपर वाले की दया से अप और डाउन में शटल सर्विस में काम करते हैं। 10 दिन इंडिया में रहते हैं, शाम तो 20 दिन यहाँ रहते हैं। तो ये मेरा छोटा सा परिचय है। नमस्कार सर, मेरा नाम मनीष सौरभ है और मैं 2006 से मिडिल ईस्ट में हूँ, 2012 से दुबई में। मैं बेसिकली प्रोफेशनल हूँ, इन्वेस्टमेंट बैंकर हूँ और अभी जाके मैं एंटरप्रेन्योरियल हुआ हूँ 3 साल से। और हमारी 2 ऑर्गेनाइजेशन हैं और करीब हम लोग $700 मिलियन इन्वेस्टर का मैनेज करते हैं। यही है सर। JNU के PhD किए हुए हैं and he was advisor to Dubai government also। और बिहार आना जाना लगा रहता है, वहाँ मेरी मदर रहती है और पटना ऐसे ओरिजिनली हम लोग डिस्ट्रिक्ट है। और आप जानते होंगे मतलब हमारे मामा जी हुए अरुण कुमार, डॉक्टर अरुण कुमार सिन्हा, हॉस्पिटल इंडिया, वो हमारे मामा। नमस्कार सर, मेरा नाम रामेश्वर तिवारी है। आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन जमशेदपुर। बाय प्रोफेशन आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट and I'm in UAE since 2007, working for the largest bank here, First Abu Dhabi Bank. I'm on the equity side, so basically we invest in the regional market, in the global market, and currently we are managing close to around $3 billion. And so as a head of equity, that's under my obligations to look after the mutual fund and DPF discretionary portfolio. And so we look for, investing in emerging market, and definitely India stands out in that space. तो अगला 10 साल में 15 साल में मुझे लग रहा है कि इंडिया के लिए सेक्युलर रैली है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मार्केट है, काफ़ी बड़ा इमर्जिंग मार्केट है एंड वी सी अ ट्रिमेंडस पोटेंशियल। जितना इंटरेस्ट आ रहा है सो वी सी अ लॉट ऑफ पोटेंशियल ओवर देयर एंड गोइंग फॉरवर्ड वी आर पॉजिटिव। तो काफ़ी स्कोप है। एंड मेरा पेरेंटल है, मैं ऐसे छपरा से, तो वहाँ भी मैंने कुछ एग्री लैंड अभी लिया है, तो बिकॉज ऑफ दैट आना जाना लगा रहता है। I'm looking for, how we can build up some kind of startup over there and more of a high-tech, agri-based company over there, so that at least we can look forward to contribute something. Thank you। नमस्कार सर, मेरा नाम प्रशांत शर्मा है। मैं यहाँ पे एक कंपनी है फ्लेक्स मिडल ईस्ट, फ्लेक्स इंडिया में है, उसकी यहाँ पे प्लांट है, तो उसमें मैं यहाँ पे काम करता हूँ, इंटरनेशनल सेल्स हैंडल करता हूँ। और मैं दुबई में हूँ 2011 से। मैं आई एम छपरा बॉर्न, but my family is based in Patna. My brother and sister, my parents are Mumbai, and I go to Bihar quite often. और एक चीज़ जो बिहार में दिख रहा है अभी, मेरा नेफ्यू या बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जो बाहर से पढ़ाई करके, पटना से बाहर या दूसरे स्टेट में पढ़ के या दूसरे कंट्रीज में पढ़ के, all of them are coming back to Bihar. So there is a change which I am seeing. because मेरे को लगता है कि सारे लोग जो अच्छा पढ़ाई करते हैं वो बाहर ही चले जाते हैं, but अभी काफ़ी लोग पटना वापस आ रहे हैं, which is a good sign and it's a sign of development. और अभी दिलीप जी से बात हुई थी कल कि यहाँ और कोई प्रोमिनेंट बिहारी है कि नहीं, तो मेरे को मालूम है कि इतने लोग बिहार से हैं यहाँ पे, और सुशील जी आए तो सबसे मुलाकात हुई। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार सर,
इनफैक्ट आपके साथ मिलने की तमन्ना भी जरूर पूरी हुई और आपको सर जो है प्रखर मंत्री के रूप में आपको जो बार बार देखा हमने तरीन के और एक जो आपका सर इंटेलेक्चुअल डेप्थ है उससे सर काफ़ी प्रभावित हम लोग हैं और आपके सर भावी मुख्यमंत्री की छवि देखते हैं सर। किस्मत में क्या लिखा है भगवान जाने, बट वो सर आप में दिखता है। सर मेरा नाम राजेश है, राजेश कुमार। हम सब पिछले 11 वर्ष से दुबई में हैं और बेसिकली PhD से इंजीनियरिंग करने के बाद सेल दुर्गापुर में काम किया 10-11 साल के आसपास। फिर इंडोनेशिया में लक्ष्मी मित्तल की कंपनी में काम किया अराउंड 7 ईयर्स और लास्ट 10 ईयर्स दुबई में है, स्टील में थे, अभी नॉन फेरस मेटल में है एज ए वाइस प्रेसिडेंट एंड आई एम हैंडलिंग द बिजनेस ऑफ द ग्रुप। दे आर बेसिकली टू लेड एल्यूमिनियम टीन एंड ऑल एंड सब मूलतः निवासी सर हम वैशाली जिला के हैं और इनफैक्ट जस्ट नवंबर के महीने में हम गए थे छठ पूजा गाँव पे ही मनाया था हमने। गाँव से जुड़े हुए हैं तो गाँव जाते हैं तो जो भी होता है छोटे स्तर पे किसी को जो है पैसा दे दिया कि भाई तुम गाय खरीदे अपना जीविका चलाओ या रिटेल का दुकान चलाओ, इस तरह छोटे स्तर पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। पर इच्छा है सर कि थोड़ा और कंट्रीब्यूट करें और एक तरह का माध्यम मिले। थैंक यू सर। प्रणाम सर, मेरा नाम नंदलाल है, गढ़वा में जन्म हुआ, बिहार पहले बिहार था, बिहार का यहाँ 2005 में मैं दुबई में इधर आया। क्वालिफिकेशन में हमारे कंप्लीट फाइनेंस बैकग्राउंड था, CA, उसके बाद से फिर अभी फाइनेंशियल आउटिंग थे, AAA के मेंबर भी बन गए। स्कूल लीडरशिप, आई एम टोटली क्वालिफाइड टू लीड द schools in UK and US also. So I did the 3-year course from SSCT UK also. But at the end I realized that education is the best sector and I started my company 8 years ago. It's a Swarna Training Institute and last year also I started the same branch of this one. So I believe in adding the value to education and bringing innovative ideas, interactive learning and the technology methods that can bring and add the value to the people and to the young people. So basically I have started with the team of UK, Australia and New Zealand. We have 3 very senior people. They are having 30 plus years of experience and we are working day and night tirelessly from 1 year. So very shortly we are going to launch the school development plan, technologies, tools, about the resources, about new ideas and how we can add the value to the education sector at the lower level. So this is all I think and I am very much thankful. Basically my background is we are from Jansanghi. My father's name is Bharat Prasad Gupta. He was Jila Pracharak of RSS for 18 years. So we got the opportunity to serve the Bal Sahib Bears also in my home. My father served the food, so we are very lucky. And since we are nothing in front of you, you are totally a Karmat, Jan Seva, Karm Nayak, and your life is dedicated for society. And you are especially serving the community and the Sanatan Dharma also. So we feel proud with your name. Thank you so much, sir. Thank you so much. Sorry, can we go behind the gentleman sitting? राकेश जी से शुरू कर दीजिए ना। Sorry. राकेश जी स्टार्ट कर। लोकेश जी आप। Give it 1 minute. Namaskar sir, I'm Lokesh Mishra. Basically in Dubai for almost 22 years. I'm coming from a telecom engineering background. I spent a lot of time of my career in Nokia. And after Nokia, I've shifted to Apple, based in London and Dubai and Abu Dhabi as well. मेरी लाइफ की एक दूसरी शुरुआत मैंने 2 साल पहले की है और अपनी कॉर्पोरेट लाइफ को छोड़कर हमने एक रेस्टोरेंट साइड में किया है. एंड आई हैव स्टार्टेड भोजपुरिया रेस्टोरेंट सर्विंग द लेबर पॉपुलेशन बिहार और यूपी के जो लेबर पॉपुलेशन है उस एरिया में. तो एंड आई ऑल्सो रन अ NGO approved by CDA, which is in the name of Magical Smiles, and Magical Smiles works for the upliftment of Bihari people on the segment. So you can say that I started my life to Apple and I have landed up in Litti and Chokha. And would love to invite each one of you in Sonapur in my humble restaurant and love to collaborate with you. It is my great pleasure to see you, sir, today face to face. I have always seen you in TV and welcome once again. नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है और बेसिकली मैं बिहार झारखंड का रहने वाला हूँ. मेरा स्टेशन तो दिल्ली है और मैं श्रीनिवास जी के साथ यहाँ एसोसिएटेड हूँ. और मेरा जो मूल काम है एक ग्लोबल कंप्लायंस मैनेजमेंट का प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा हूँ, लॉन्च होने वाला है. यदि कोई भी बंदा कहीं से भी बिहार में झारखंड में इन्वेस्ट करना चाहता है तो जितने तरह कंप्लायंस हैं वहाँ पे आप उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं. और इट्सेल्फ
उसको कंप्लाई करने के लिए सारा प्रोसेस कर सकते हैं। तो मेरा पर्पस यही है कि जितने लोग बाहर हैं बिहार झारखंड के या इंडिया के, यदि इंडिया में कुछ भी करना चाहते हैं तो वहाँ से बैठे बैठे कंप्लाई कर सकते हैं और अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। जितने भी तरह के कंप्लायंस के स्टेप्स हैं वो बैठे बैठे हो जाएगा। और साइड में मैं एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल में CGC मेंबर हूँ, मतलब एक नया दायित्व है, और कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम कर रहा हूँ। एक डेलीगेशन हमारा आया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसके साथ मैं हूँ 2 दिन से यहाँ पे। श्रीनिवास जी ने आज बोला कि चलते हैं वहाँ मिलते हैं, तो मैं यहाँ आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम चैतन्य पूर्णा है। मैं भी हाजीपुर से बिलोंग करता हूँ, वहीं बॉर्न एंड ब्रॉट अप है। 2014 से दुबई में है एंड यहाँ पर इवेंट मैनेजमेंट और वेडिंग डेकोरेशन का काम करते हैं। सो वी स्पेशलाइज्ड इन इवेंट्स। गुड आफ्टरनून, नमस्ते। मैं अनीश कुमार, मैं मोतिहारी से बिलोंग करता हूँ, पूर्वी चंपारण। और मैं पहले विप्रो में कंट्री हेड था। फिर 2010 में मैंने अपना खुद का वेंचर चालू किया IT में, और 2011 में मैंने एग्रिया कंपनी थी जो दुबई की, उसको एक्वायर किया। उसके बाद इंडिया, गल्फ, मिडिल ईस्ट और साउथ अफ्रीका में IT का बिजनेस है। और मैं दिल्ली रहता हूँ वैसे, लेकिन यहाँ आता रहता हूँ। यहाँ ऑफिस है JNT में, और महीने के करीब 10-15 दिन मैं यहाँ स्पेंड करता हूँ। इसलिए ये फोरम था तो मैं सोचा आ जाता हूँ, सबसे मुलाकात हो जाएगी। और थैंक यू। श्रीमती रमा देवी लोकसभा से फर्स्ट टाइम MP हैं, अनीश जी उनके दामाद। और पीछे जिन्होंने परिचय दिया वो मेरे भगना हो। धन्यवाद। मेरा परिचय जिला मुजफ्फरपुर है, बसे सुभाष सरुग्राम, थाना गायघाट, जानिए संजीत झा है नाम। मैं इनफैक्ट पिछले मैंने IT में ही अपना करियर शुरू किया, और 2009-10 में सर आपसे काफ़ी इंटरेक्शन हुआ करता था मेरा श्रम संसाधन मंत्रालय के द्वारा, जब हम लोग स्किल मिशन पे काम कर रहे थे। बट 10-11 साल पुरानी बात है, फिर से आपसे मुलाकात हो रही है यहाँ पे। क्वाइट हैप्पी फॉर इट। पिछले 13-14 साल से IBM से जुड़ा हुआ हूँ, यहाँ पे मिडिल ईस्ट ऑपरेशन हेड करता हूँ। एक परिकल्पना है मेरे मन में, सिंस आई बिलोंग टू IT, और जो कि अभी करने वाला हूँ, ई-कॉमर्स के माध्यम से जो हमारा मिथिला क्षेत्र है, वहाँ से जो भी कुटीर उद्योग में जो वहाँ पे बनता है या होता है, कैसे हम दुनिया तक पहुँचा सकें। सो दिस इज समथिंग विच आई एम ट्राइंग टू गेट इनटू, क्योंकि IT में है, शायद मेरे लिए ये आसान हो। सो दिस वन, और यहाँ पे दुबई में करीबन 8-9 साल से हूँ। ये छोटा सा परिचय। थैंक यू। राजीव, मेरा नाम राजीव है सर। तो मैं भी पटना से ही हूँ, राजेंद्र नगर से, तो आपके बहुत करीब ही हूँ। और ये हमारा सौभाग्य है कि आज यहाँ पे आपसे मिलने का मौका मिला। कल भी भेंट हुई थी, बहुत अच्छा लगा। So I'm here in Dubai since 2006. So basically I'm in the financial services, and I had we have 3 companies here. So I had all of them. We are part of the global financial institution called Phillip Capital. It's a Singapore headquartered company. और मिडिल ईस्ट का मैं देख रहा हूँ ऑपरेशन राइट फ्रॉम 2006। तो हमारा ऑपरेशन इंडिया में भी काफ़ी बड़ा है, और फाइनेंशियल सर्विसेज में अक्रॉस ऑल द एसेट क्लासेस। इन्होंने बताया इक्विटीज़, तो हम लोग भी इक्विटीज़, डेरिवेटिव, फॉरेक्स, जितने एसेट क्लासेस हैं सब में हम लोग वर्ल्ड ओवर सारा काम करते हैं सर। सो इट्स अ प्लेजर मीटिंग यू सर। रंजीत प्रणाम सर, मेरा नाम रंजीत सिन्हा है। मैं पटना से बिलोंग टू लॉयर्स फैमिली, और थोड़ा पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी है। हमारी ग्रेट ग्रैंडमदर बिहार की फर्स्ट MLC थी, कामाख्या देवी। मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर थे नवल किशोर प्रसाद, जो बहुत फेमस लॉयर थे। मैंने पढ़ाई पटना में सेंट माइकल्स से की, और इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएट किया पटना कॉलेज से। उसके बाद मैंने ओरिएंटल इंश्योरेंस से नौकरी शुरू की इंडिया में, और 2001 में मैं यहाँ पे कंट्री हेड बन गया। 2006 में मैं यहाँ की एक लोकल कंपनी, वन ऑफ द लार्जेस्ट ओमान इंश्योरेंस, उसमें
मैंने ज्वाइन किया और आज मैं एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट हूँ और एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर हूँ और डिस्ट्रीब्यूशन और सेल्स हेड करता हूँ। बिहार से कुछ नए यंग टैलेंट्स को मैंने अपने यहाँ एम्प्लॉय किया है और हमारा घर एक्चुअली गांव पड़ता है नालंदा से, वहाँ एक गांव है फतेहपुर, वहाँ पे हमारा एक बहुत बड़ा घर है जिसको हम लोगों ने थोड़ा पिछले साल वहाँ पे कुछ मरम्मत करवाई है, कुछ बिजली ये सब पानी वानी लगवाया है और वहाँ पे एक NGO के थ्रू वहाँ पे एक स्कूल हम लोगों ने शुरू किया है। तो उस इनिशिएटिव को हम लोग जितने भी फैमिली मेम्बर हैं, बहुत सारे लोग बाहर हैं बिहार से, वो कंट्रीब्यूट करके उसको हम लोग बढ़ाना चाहते हैं। तो उस संदर्भ में हम अप्रोच करेंगे आप लोगों की मदद। वैसे एज ए स्टूडेंट हम लोगों ने आपका कैंपेन भी किया है, आप हमारे घर कैंपस में भी आए हुए हैं, मैं कदम हुआ का हूँ, तो काफ़ी खुशी हो रही है आपको सामने देख के, आपसे मिलकर बहुत सारा। मेरा नाम नीरज वर्मा है, मैं बिलोंग करता हूँ सिवान से। जन्म मेरा धनबाद में हुआ और एजुकेशन जमशेदपुर, फिर मैं BIT मेसरा से MCA किया, उसके बाद वापस टाटा स्टील ज्वाइन किया। फिर मैं यहाँ 1994 से हूँ और मैं एमिरेट्स एयरलाइंस ज्वाइन किया था एज अ सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल और अब मैं एमिरेट्स ग्लोबल एल्यूमिनियम में IT एंड सॉफ्टवेयर डिवीज़न देख रहा हूँ और कुछ साल से अच्छा काम चल रहा था और डेफिनेटली बिहार तो अपने लिए बहुत ही प्रिय जगह है। और अभी मैं गया था 2020 में, लास्ट गया था कोरोना के पहले, विज़िट करके आया था और जमशेदपुर जाना होता है, पटना जाना होता है और डेफिनेटली एक जो कहावत है, एक बिहारी 100 पे भारी, वो बिल्कुल लगता है कि जो हमें शक्ति है और जो हम लोग कर सकते हैं वो बहुत कुछ है। अपने छोटे से इसमें करता हूँ यही कि अगर कोई भी हो जो कि किसी भी तरीके से रीच आउट करता है कि बिहार से है या झारखंड से है और वो लैंड किया हो, तो उसे पूरी तरह से सपोर्ट करने की कोशिश करता हूँ कि एटलीस्ट आप जो लोग आते हैं वो स्ट्रगल करते हैं और तुरंत से उनको सब कुछ नहीं होता है, तो उनको जो बेसिक सपोर्ट होता है वो अगर मिल सके तो कोशिश रहती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। थैंक यू एंड बहुत खुशी हुई आप आए और हमसे मिले, हमारा बिल्कुल सौभाग्य है। सर मेरा नाम किशोर कुमार मिश्रा है, मैं दरभंगा से बिलोंग करता हूँ सर। और यहाँ पे ओरिएंटल इंश्योरेंस की मतलब ओरिएंटल इंश्योरेंस की हमारी कंपनी उसको रिप्रेजेंट करती है, जो इंडिया की पब्लिक सेक्टर है और उसमें मैं हेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हूँ और 2013 से यहाँ पे हूँ, लास्ट 9 ईयर। उसके पहले मैं इंडिया में था और बहुत सौभाग्य हम लोग का है कि मेरा है कि मैं 3-4 बार आपसे मिला हूँ सर। मैं पटना में ओरिएंटल इंश्योरेंस में ब्रांच मैनेजर था, तो पोस्टल इंश्योरेंस के लिए आप जब डिप्टी CM थे और एक बार डॉक्टर CP ठाकुर के जो कोई कॉम्प्लेक्स में जो ओरिएंटल की नई ऑफिस आई तो उसका इनॉग्रेशन भी आप ही ने किया था, तो मैं उस टाइम उस ऑफिस में काम करता था और आपको टीवी पे देखता रहता हूँ। आपका जो GST काउंसिल के सारे वो हम लोग फॉलो करते रहते हैं और सर किसी ने सही कहा कि हम लोग आपको एज फ्यूचर चीफ मिनिस्टर या फ्यूचर फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया देखते हैं। तो बहुत सौभाग्य की बात है, मुलाकात दिलीप सर ने बोला तो मुझे बहुत खुशी हुई कि कम से कम सर फिर से मुलाकात अभी टीवी में बहुत दिन से देख रहे थे। बाकी हम लोग चूँकि जॉब में है तो सर बहुत डायरेक्टली हम बहुत किसी को कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते हैं, लेकिन हाँ बिहार से नाता है। नवंबर में भी गए थे, साल में 2 बार 3 बार जाते हैं और जो भी हम लोग सर बाहर रह के जो भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो करते हैं, मतलब फिलैंथ्रोपी भी करते हैं। इसके अलावा बाकी तो नौकरी में है और अच्छे से चल रहे हैं सर। थैंक यू सर। थैंक यू नमस्ते सर, मेरा नाम रंजिया वर्मा है सर, मैं बिहार शरीफ से बिलोंग करता हूँ। मेरी सारी पढ़ाई पटना से हुई है, पटना कॉलेज, दरभंगा हाउस, पटना लॉ कैफेज, वहाँ से मैंने लॉ किया था और उसके बाद हमने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी ज्वाइन की थी और पटना में काफ़ी दिन हमारी पोस्टिंग रही है और फिर 2006 में रंजी सिन्हा से मैंने टेक ओवर किया था। बेसिकली
समय ऐसा था जब यहाँ पर लोग कहते थे कि ओरिएंटल इंश्योरेंस का दुबई का जो कंट्री हेड का सीट है ये बिहारियों के लिए रिजर्व है। तो आई वॉज द थर्ड इन लाइन और मेरे बाद भी 2 आए। तो फॉर लास्ट 22 ईयर्स दुबई का ऑपरेशन जो ओरिएंटल इंश्योरेंस का है वो बिहारी लोग करते हैं। तो हम लोग का बिहारियों का वर्चस्व ओरिएंटल इंश्योरेंस दुबई में तो जरूर ही बना हुआ है और आगे भी बना रहेगा। और जैसा कि हम लोग सर्विस क्लास से बिलोंग करते हैं, बट हाँ ऑफकोर्स जितने भी बिहारी हैं उनसे कनेक्ट रहने की कोशिश करते हैं यहाँ पर भी, और जो नए आते हैं, नए टैलेंट हैं, उनको लाने की कोशिश भी करते हैं। और सर बिहार से कनेक्शन तो हमेशा बना हुआ है, तो सारे रिश्तेदार हमारे बिहार में ही हैं। गया, जमशेदपुर, रांची, पटना, बिहार शरीफ में मेरा ब्रदर है। तो हर साल हम जाते हैं बिहार से। अभी लास्ट हम नवंबर में गए थे, हमारी भांजी की शादी थी वहीं पटना से, बनारस होटल से, तो वहाँ पर थे और आगे आपसे मिले हैं। आपसे मिले तो ज़रूर है सर 1-2 बार, किसी कॉमन फंक्शन में, किसी भी ठाकुर के आया, DMs आया सर, तो उन लोग काफ़ी क्लोज हमसे हैं सर, बट आपसे इतना नज़दीक से रूबरू होने का मौका नहीं मिला था। इसके लिए बहुत आभारी हूँ दिलीप सिन्हा सर का कि उन्होंने इसे मौका हम लोग को प्रदान किया है। जी प्रणाम, मेरा नाम माधवेंद्र सिंह, मैं समस्तीपुर में पैदा हुआ था और आपसे पहले बहुत मुलाकात हो चुकी है कई बार। मेरे ससुर जी को आप जानते होंगे बहुत अच्छे तरीके से, प्रसन्न कुमार सिंह BCDA में वो हैं, और विजय कुमार सिन्हा अभी विधानसभा अध्यक्ष भी स्पीकर आप मेरी शादी में भी आए थे। तो बिहार से तो ऑब्वियसली बहुत पुराना नाता है और रहेगा। वहाँ पे मेरी इनिशियल पढ़ाई सरस्वती शिशु मंदिर में हुई थी, तो राष्ट्रीय संघ से भी मेरा पुराना वो है। फिर उसके बाद पढ़ाई BHU में हुई, तो जुड़े हुए हैं उनसे। यहाँ दुबई में मैं पिछले करीब 12-13 साल से हूँ। 2008 में आया था यहाँ। अभी HSBC की इक्विटी रिसर्च टीम में सीमिया और लैटिन अमेरिका TMT टीम का को हेड करता हूँ। यहाँ से बैठ के जो कुछ हो सके अपने प्रदेश के लिए वो करने की कोशिश करता हूँ। अभी अपने स्तर पे एक छोटा सा वो जो फ्लाई ऐश की जो ईंट बनती है उसकी फैक्ट्री लगवाई है अपने गांव में। करीब 20-25 लोगों को रोजगार मिल रहा है उससे। वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ खोजते रहते हैं किस तरीके से हम लोग और क्या कर सकें बिहार में। तो ये जो फोरम है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग इसमें बैठ के एक्सप्लोर करेंगे और थैंक यू। सुशील जी, आपका एक बार फिर से स्वागत। सुनील सिन्हा, मैं 40 साल से टाटा ग्रुप से जुड़ा हूँ और अभी IBPC का गवर्नर भी हूँ। मेरा जन्म और शिक्षा दोनों पटना में हुई, पटना यूनिवर्सिटी में, और मुझे सौभाग्य है सुशील जी के साथ JP मूवमेंट में संघर्ष करने का। सौभाग्य है सुशील जी के साथ पटना यूनिवर्सिटी इलेक्शन में काम करने का। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत। हम पटना साल में 3-4 बार ज़रूर जाते हैं और पिछले 40 साल से 3-4 बार ज़रूर जाते हैं। हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे दोस्त वहाँ होते हैं और उन सब से हमारा नाता जुड़ा रहता है और उम्मीद करते हैं कि हमारा नाता बिहार से जुड़ा रहेगा। एक बार फिर से हम एक चीज़ मैं ऐड कर दूँ, सुनील जी मेरे मेंटर भी हैं। इतना जो ये पब्लिक सर्विस और ये सब में इतना पैशन है हमको, लेकिन यू ऑलवेज नीड समबडी गाइड, कोई आइडिया हो, कोई इश्यूज हो टॉस करने के लिए, तो ही इज़ माई पर्सन, गो टू पर्सन। इनके पास जाता हूँ। जेसी मोदी, अभी तक मैं सबको इंट्रोड्यूस कराती थी अपने बारे में कि आई एम वाइफ ऑफ सुशील मोदी, लेकिन आई हैव माय ओन आइडेंटिटी आल्सो दैट आई रियलाइज्ड आफ्टर ऑल ऑफ यू वर इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ। मैं पटना यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में प्रोफेसर हूँ एंड मेरे यहाँ टीचर्स जो ट्रेन होकर आते हैं वो सब PG करते हैं और PhD करते हैं। तो मैंने MA साइकोलॉजी, MAd मास्टर्स इन एजुकेशन और मास्टर्स इन MSc इन केमिस्ट्री, ये तीनों करने के बाद PhD मैंने पटना यूनिवर्सिटी से हासिल किया। एंड अभी मेरे अंडर में बहुत सारे रिसर्च के स्टूडेंट्स हैं और मोस्टली मेरा इंटरेस्ट रहता है एंथुजियास्टिक और इनोवेटिव स्टूडेंट्स को स्टडी करना
or depressed and difficult parents who are suffering from coping with such children. तो इनके बारे में और इनको स्टडी करने का यही मेरा एजेंडा है. थैंक यू. Yeah, so if you can run the video. बातचीत करेंगे तो ज़्यादा. सिन्हा जी, सुनील जी और उपस्थित मित्रों, ये जो डेलीगेशन है जिसके कारण मुझे यहाँ आने का मौका मिला, ये संसद का प्रतिनिधिमंडल है जिसमें 6 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एक लोकसभा के स्पीकर श्री ओम बिरला. और ये आज़ादी के बाद पहली बार पार्लियामेंट्री डेलीगेशन जो है वो उसका विज़िट यूएई के अंदर हो रहा है. और परसों हमारे जो लोकसभा के स्पीकर हैं उन्होंने यहाँ की जो फेडरल नेशनल काउंसिल है उसको भी एड्रेस करने का काम किया. परसों हम लोग की मुलाकात यहाँ के जो क्राउन प्रिंस हैं अबू धाबी के, उनके साथ भी लगभग 40 मिनट की और मुलाकात हुई हम लोग की. और अबू धाबी में जो हिंदू मंदिर बन रहा है बैप्स का, उसका भी भ्रमण करने का, देखने का और वहीं पर भोजन करने का भी अवसर हम लोग को मिला. तो ये एक पार्लियामेंट्री डेलीगेशन का मैं पार्ट हूँ. तो मैंने फिर रविशंकर श्रीवास्तव जी जो बिहार फाउंडेशन देखते हैं उनको मैंने बॉम्बे में, तो मैंने उनको मैसेज दिया कि मैं हूँ दुबई में, तो अगर कोई बिहार के लोगों के साथ इंटरेक्शन हो सके तो मेरा सौभाग्य होगा. तो रवि जी को उन्होंने फिर कोऑर्डिनेट किया. इसलिए मैं रवि चांद जी और दिलीप सिन्हा जी को खास करके धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने ये अवसर दिया मुझे. सभी लोगों से धन्यवाद. मित्रों, अपनी बात कहने के साथ साथ मैं 2-3 बात पहले जो अंत में कहना चाहिए वो बात मैं पहले बोल देता हूँ ताकि मैं भूल नहीं जाऊँ. तो मैं ये कह रहा था कि मैंने ये सवाल इसलिए किया कि आप में से साल में कितनी बार या अंतिम कब गए थे बिहार. मुझे खुशी है कि सभी लोगों का जुड़ाव अभी भी बिहार के साथ बना हुआ है. क्या होता है कि लंबे समय तक बाहर रहने के बाद धीरे धीरे आदमी रूट से दूर होता चला जाता है. मैं मॉरिशस गया था 2 साल पहले. तो मॉरिशस में जो बिहार के माइग्रेंट्स हैं वो लगभग 150 साल पहले गए. अब उनका बिहार से कोई कनेक्शन नहीं है क्योंकि वो 6th जनरेशन 7th जनरेशन पहले गए. उनको गांव भी अपना ठीक से नहीं मालूम है. स्वाभाविक है उनके लिए मॉरिशस से लौट कर आना संभव नहीं था. और शायद उनके जो दादा परदादा जब गए उसके बाद आज तक कोई लौट कर आया ही नहीं भारत जो है. तो उनकी एक अलग स्थिति रही. उसी प्रकार बिहार झारखंड के जो लोग आसाम के अंदर टी गार्डन्स में गए उनको भी अब अपने बारे में कोई जानकारी, अपने बैकग्राउंड के बारे में कोई जानकारी नहीं है. बहुत गरीब लोग थे, माइग्रेंट लेबर के नाते टी गार्डन से काम करने गए. वहीं पर उनका शादी विवाह होने लगा आपस में. एक नया कल्चर, एक नया लैंग्वेज डेवलप कर गया. उनको गांव तो शायद मालूम होगा लेकिन पिछले 100-125 साल से कभी वो अपने गांव नहीं आए और धीरे धीरे चीज़ों को भूलते जा रहे हैं. तो एक अच्छी बात है कि आप इंडिया के बहुत करीब हैं. शायद पटना दिल्ली से कोच्चि जाने में 3.5 घंटा लगता है और उससे कम समय में दिल्ली से और दुबई पहुंच सकते हैं. तो इसलिए एक अच्छी बात है कि सभी लोगों ने कहा, जो बहुत नेचुरल भी था. और अधिकांश लोग हैं यहाँ जो 15 साल के भीतर यहाँ पर आए हैं. कुछ लोगों को छोड़ दें तो अधिकांश की जो हिस्ट्री है वो बहुत पुरानी नहीं है, 12 साल 13 साल 14 साल की है. तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि हम अपने देश के लिए और अपने राज्य के लिए क्या कर सकते हैं. तो मैं इसको कुछ डिफाइन नहीं करूँगा जैसा कई लोगों ने कहा. और अच्छी बात है कि एक भी व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि मेरे बिजनेस की हालत बहुत ख़राब है. इंडिया में मैं जिससे मिलता हूँ तो आज तक मुझे याद ही नहीं कोई व्यक्ति मिला हो इंडस्ट्री ट्रेड वाला, उसको डर लगता है कि अच्छा बोलेंगे तो कहीं चंदा ना मांगने लगे. तो हमेशा वो कहेंगे कि बड़ी हालत ख़राब है, बिजनेस की हालत अच्छी नहीं है. ख़राब है तब तो ख़राब ही जो है. तो अच्छी बात है कि सभी लोगों ने बहुत पॉजिटिव तरीके से प्रेज़ किया है और अपने सक्सेसफुल जो उनका बिजनेस वेंचर है उसकी चर्चा की है. तो मैं इतना ही कहूँगा कि आप जिस गांव से आते हैं
जिस भी जहाँ से भी आप आते हैं उसके डेवलपमेंट के लिए अगर कुछ भी कर सकते हैं। हम लोगों ने एक स्कीम शुरू की थी लेकिन वो बहुत सफल नहीं हुई, क्योंकि सरकारी माध्यम में जाना बड़ा मुश्किल काम होता है। मैं ये कहूँगा कि आपका जो गांव है वहाँ कोई स्कूल है, कोई अस्पताल है, कोई भी चीज़ जो चलाना संभव हो, क्योंकि अस्पताल खोल दिया चलाएगा कौन, स्कूल खोल दिया चलाएगा कौन, यानी कोई ऐसी चीज़ जिसको चलाना भी आसान हो और लोगों को लगे कि मेरे गांव का व्यक्ति बाहर गया, अच्छा पैसा कमा रहा, तो उसने वापस जो है अपने गांव के लिए कुछ किया है। तो वो आप सोचिए, आप तय कीजिए क्या करना, लेकिन हर एक व्यक्ति और अगले 2 साल 3 साल में दिखाई पड़ना चाहिए कि उसने अपने गांव में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया है। दूसरी बात मैं रवि जी से कहूँगा कि जैसे अभी जितने लोग अपनी बात बता रहे, इतना अच्छा लग रहा था सुनकर कि किस तरह से लोग इंडिया से बाहर आए और आज इस जगह पर पहुँचे हैं। तो बिहार के जो भी लोग बिहार फाउंडेशन से जुड़े हों, किसी अन्य संगठन से जुड़े हों, एक ब्रीफ उनकी हिस्ट्री, अब तो वेबसाइट का ज़माना, IT का ज़माना है, तो एक बिहार फाउंडेशन दुबई चैप्टर की अपनी एक वेबसाइट हो और एक यूज़र फ्रेंडली वेबसाइट, और जिसमें बिहार के जो भी लोग हैं वो लोग अपना पूरा हिस्ट्री रिकॉर्ड करें, उसके अंदर अपना पूरा फैमिली के बारे में, अपना बाकी चीज़ों के बारे में, गांव कहाँ से आए, कैसे आए, क्या कर रहे हैं, इस रूप में अगर होगा तो मुझे लगता है कि बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है। हम लोग जब क्राउन प्रिंस से मिलने गए परसों, तो उन्होंने कहा कि 50 साल पहले, उनका जन्म था 61-62 के आसपास, तो उन्होंने कहा कि उस समय दुबई में या जो भी एमिरेट का इलाका था, ना एक भी स्कूल नहीं था, एक भी हॉस्पिटल नहीं था, कुछ दूर दूर तक कोई डेवलपमेंट नाम की चीज़ नहीं थी। कैलिफोर्निया के क्रिश्चियन मिशनरी उनके गांव में आए और वहाँ पर एक क्लिनिक खोलने के लिए उनके फादर को कांटेक्ट किया उन्होंने, तो उनके फादर ने कहा कि आप खोलिए यहाँ पर। तो उनके फादर ने पूछा कि आप यहाँ क्यों आए, इतनी बड़ी दुनिया में यही जगह क्यों आपको पसंद आई। तो उन्होंने कहा कि हम लोगों ने स्टडी किया तो मालूम पड़ा कि उस गांव में, इस इलाके में 4 बच्चे जब पैदा होते हैं तो उसमें से 2 बच्चों की मौत हो जाती है पैदा होने के कुछ दिनों के बाद, और 4 में से एक माँ की मृत्यु हो जाती है डिलीवरी के बाद। इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं काम करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि मेरे गाड़ी, जो भी गाड़ी थी उस ज़माने में, उनके साथ बैठे और जाकर उन्होंने घर दिखाया, 6 कमरे का घर था, और कहा कि यहीं पर आप अपनी क्लिनिक स्टार्ट कीजिए। और वो उन्होंने अपनी पत्नी के लिए, यानी क्राउन प्रिंस के लिए, उन्होंने वो उनकी मदर के लिए वो घर बनाया था, तो उन्होंने क्लिनिक को सौंप दिया। तो गांव के लोगों ने कहा कि तो मिशनरी के लोग आ गए, ये तो कल कन्वर्ट करेंगे हमको क्रिश्चियनिटी में। तो क्राउन प्रिंस के फादर ने कहा कि उसकी चिंता मत करो, मैं हूँ उसकी चिंता करने वाला, इन लोगों को काम करने दो। तो उन्होंने कहा कि 50 साल पहले दुबई या अबू धाबी कहाँ था और आज हम कहाँ पहुँच गए। तो ये है हमारी 50 साल की यात्रा। और इंडियंस के बारे में इतना प्रेस था कि मैं सोच नहीं सकता हूँ कि एक मुस्लिम कंट्री के अंदर एक क्राउन प्रिंस इंडिया की, इंडियंस की, यहाँ के इंडियंस के, इंडिया के लेबर की, यहाँ के ट्रेड, बिजनेस, इंटेलेक्ट की, और ये नहीं कि वो कोई हम लोग के सामने खुश करने के लिए कोई तारीफ़ कर रहे हो, एकदम पूरे अपने दिल से और वो तारीफ़ कर रहे थे। तो इसलिए दुबई तो मैं 3-4 बार आया, लेकिन इसके पहले जब भी आया तो मैं टूरिज़्म के पर्पज़ से आया था। इस बार मुझे एक पार्लियामेंट्री डेलीगेशन के माध्यम से आने का मौका मिला, तो इसमें बहुत सारी और भी चीज़ों को देखने समझने का मौका मिला है। मित्रों, 5-7 मिनट में मैं केवल बिहार के बारे में, एक तो आप सब जाते हैं, तो बिहार के डेवलपमेंट की अगर तुलना करना है तो 2005 के पहले का बिहार क्या था और आज का बिहार क्या है, तब तो आप उस तुलना को समझ पाएंगे। और नहीं तो कहेंगे अरे भाई गुजरात में ऐसा हो गया, महाराष्ट्र में ऐसा हो गया, सिंगापुर में, और अब तो दुनिया भर में घूमे हुए लोग हैं। तो जब बाहर से कोई लौट कर बिहार आता, पटना आता था, तो वो सिंगापुर में ऐसा हो गया, दुबई में ऐसा हो गया, कैलिफोर्निया में ऐसा हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि आपको इंक्रीमेंटल ग्रोथ,
इसलिए मैं सब लोगों से कहता हूँ कि बिहार में जो ग्रोथ है, हम पर कैपिटा इनकम में हमेशा महाराष्ट्र के 1/3 ही रहेंगे, गुजरात के 1/3 ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि कोई स्टैग्नेशन, कोई स्टेट स्टैग्नेट तो कर नहीं रहा है। आज अगर महाराष्ट्र का पर कैपिटा 1.5 लाख है तो 5 साल के बाद 2.5 लाख हो जाएगा। हमारा अगर 20,000 30,000 है तो हम बढ़कर 40 हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि बिहार का पर कैपिटा ओवरनाइट या 10 साल 15 साल में और महाराष्ट्र के बराबर पहुंच जाएगा। लेकिन इसलिए वो इम्पोर्टेंट नहीं होता। इम्पोर्टेंट ये है कि हमने कितना डेवलपमेंट, हमने कितना डेवलप। अब कोई आपकी तुलना अंबानी से करे, अडानी से करे, टाटा से करे, बिरला से करे, तो उचित नहीं है। भाई आप कहाँ थे और आज आप कहाँ हैं, ये तुलना ज़्यादा बेहतर तुलना होगी। और उसमें 2-3-4 बातें बाकी आप सब जानते ही हैं। एक तो बिहार के अंदर इलेक्ट्रिसिटी, आज बिहार के अंदर एक भी गांव, एक भी घर ऐसा नहीं है, मैं घर की बात कर रहा हूँ। अब कोई झुग्गी झोपड़ी हो सकती है कि जो एकदम कहीं आउटस्कर्ट्स पर हो, तो मैं उनकी बात है, लेकिन एक भी घर ऐसा नहीं है जहाँ पर कि बिजली नहीं पहुँची है। शहरों के अंदर 24 घंटे बिजली है। पटना में तो जनरेटर चलाना लोग भूल गए। हम लोग शहरों के अंदर इन्वर्टर रखा जरूर है, लेकिन 1-1 साल 2-2 साल तक कभी इन्वर्टर भी चलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये कोई सामान्य काम नहीं था, इतना हरक्यूलियन टास्क था जिसको कि सब लोगों की मदद से हम लोगों ने करने का प्रयास किया। तो गांव के अंदर 20 घंटा 18 घंटे बिजली है और शहर में 24 घंटा बिजली है, अनइंटरप्टेड विदाउट लोड शेडिंग बिजली है, जो मैं समझता हूँ कि कोई सामान्य उपलब्धि नहीं है। दूसरा, बिहार की सड़कों के बारे में। सड़कें कैसी हैं आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। मुजफ्फरपुर जब मैंने पटना से आप बिहार के किसी भी हेडक्वार्टर में मैक्सिमम 5 घंटा, सबसे दूर है किशनगंज, 5-5.5 घंटे में आप किशनगंज पहुंच सकते हैं। 4 लेन सड़कें, कुछ सड़कें जो नहीं 4 लेन में बनने के क्रम में 2-3 साल के अंदर कोई डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऐसा नहीं होगा जो 4 लेन से जिसकी कनेक्टिविटी नहीं होगी। तो इसलिए इतनी बढ़िया सड़कें कि 1.5 घंटे 2 घंटे में आप पहुंच सकते हैं। तो इसलिए एक रोड कनेक्टिविटी के लिए जो बहुत आवश्यक होता है, एयर कनेक्टिविटी। पटना एयरपोर्ट तो है ही, पटना एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग बन रही है, मुझे लगता है 2 साल और लगेगा। तो पर ईयर 50 लाख से ज़्यादा पैसेंजर्स को कैटर करने हम लोग कर पाएंगे। और इतनी फ़्लाइट्स आती हैं जिसका हमें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। 2 नए एयरपोर्ट, एक तो बौद्ध गया, तो बौद्ध गया के अंदर जो बुद्धिस्ट टूरिस्ट हैं, तो म्यांमार से, श्रीलंका से, सिंगापुर से कम टूरिस्ट सीज़न में 200 से ज़्यादा चार्टर फ्लाइट्स आती है। और जो बुद्धिस्ट टूरिस्ट आता है वो 15 दिन 20 दिन 1-1 महीना बौद्ध गया में आके रहता है। तो वो वन ऑफ द बिजिएस्ट एयरपोर्ट ये बौद्ध गया बन गया। एक नया एयरपोर्ट हम लोगों ने स्टार्ट किया था अभी दरभंगा में, ये उड़ान स्कीम के तहत स्टार्ट हुआ। और आज इंडिया के अंदर उड़ान स्कीम में जितने एयरपोर्ट्स हैं, जो हाईएस्ट एयर ट्रैफिक का वो दरभंगा में है। और दरभंगा, बेंगलोर से दरभंगा, रायपुर से दरभंगा, बॉम्बे से दरभंगा, दिल्ली से दरभंगा, मुंबई से दरभंगा और कोलकाता से दरभंगा, यानी दरभंगा की कनेक्टिविटी ने उस इलाके के अंदर चमत्कार कर दिया। मैं भी बेंगलोर में एक इलाज के सिलसिले में किसी के बेंगलोर हॉस्पिटल में था, एक वहाँ पर मणिपाल के हॉस्पिटल में। तो वहाँ पर जो लड़के काम कर रहे थे कैटरिंग के अंदर, उस लड़के ने आकर कहा कि सर 10,000 मिलता है, उसको 12,000 मिलता है। और कहा टिकट दिखाया कि सर हमने टिकट करा लिया, 3,000 में मुझे टिकट मिल गया है और मैं अब अगले महीने जाऊंगा तो मैं 3 घंटे में मैंने बेंगलोर जाना, बेंगलोर से एयरपोर्ट और पहुंच जाऊंगा और 1 घंटे में अपने घर। तो मुझे पहले 4 दिन 5 दिन लगता था। तो ये इस तरह के जो चेंजेस हैं, ये सब चेंजेस कोई अचानक चेंजेस नहीं हुए। फिर जो ग्रोथ है, जिसको हम कहते हैं कि जीडीपी का ग्रोथ रेट, तो बिहार इंडिया का नॉट वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग, पर ये एनुअल ग्रोथ रेट जो है इट इज़ मोर देन 10% फॉर द लास्ट 10 years।
तो इंडिया का जो ग्रोथ रेट्स है उससे काफ़ी ज़्यादा, और इंडिया के किसी भी स्टेट से ज़्यादा ग्रोथ रेट, और ये कोई 2 साल 3 साल नहीं, लगातार पिछले 8-10 साल से एवरेज ग्रोथ रेट इज़ मोर देन 10%। हम रेवेन्यू सरप्लस हैं, जबकि देश के हिंदुस्तान के 1 दर्जन से ज़्यादा स्टेट्स होंगे, केरला, बंगाल, कर्नाटका, ये सारे स्टेट्स हैं जो रेवेन्यू डेफिसिट स्टेट्स हैं। हम रेवेन्यू सरप्लस स्टेट हैं। गंगा नदी है हमारे यहाँ। गंगा नदी पर पहले पुराने लोगों को याद है एक पुल था केवल, गांधी सेतु। उसकी मरम्मती का काम लगभग पूरा हो गया। मैं समझता हूँ कि एक लेन तो चालू हो गया, दूसरा लेन भी 3-4 महीने में चालू हो जाएगा। इस समय 12 नए ब्रिज बन रहे हैं गंगा नदी पर। 12 हर 50 किलोमीटर पर एक ब्रिज आपको गंगा पार करना है तो आपको एक ब्रिज और मिल जाएगा। बिहार के अंदर एक भी डिस्ट्रिक्ट आज ऐसा नहीं है जहाँ पर कि गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं होगा। जो बिहार के 38 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सभी डिस्ट्रिक्ट्स हम लोगों ने एक इंजीनियरिंग कॉलेज स्टार्ट कर दिया है। बिहार के अंदर पिछले आज़ादी के बाद एक नया मेडिकल कॉलेज नहीं बना था। दरभंगा मेडिकल कॉलेज आज़ादी के पहले का, RMCH आज़ादी के पहले का, PMCH आज़ादी के पहले का, और आज़ादी के बाद जो 3 मेडिकल कॉलेज थे, NMCH, SKMCH और ये गया का, ये सरकार का मेडिकल कॉलेज नहीं है। मैंने हाँ, ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज शुरू हुआ और बाद में सरकार ने टेक ओवर किया, तो मिलाकर 3+3, और अभी हम लोगों ने 4 नए मेडिकल कॉलेज स्टार्ट कर दिया। और अभी पाइपलाइन में करीब 12-13 मेडिकल कॉलेज है जो अगले 2-3 साल के अंदर और स्टार्ट हो जाएंगे। अभी तो केवल 1 महीना पहले कि अभी तो मुझे लगता है क्लास भी नहीं स्टार्ट हुआ, बिहटा के अंदर ESI का एक नया मेडिकल कॉलेज, इसमें एडमिशन कंप्लीट हो गया, यानी 5वां मेडिकल कॉलेज और स्टार्ट हो रहा। तो मैं इन सब बातों का टैप वाटर, यानी बिहार में पानी की कभी कमी नहीं थी। हम तो एक पानी के आधिक्य से परेशान थे। फ्लड का कारण था पानी हमारे पास की अधिकता थी जो है, लेकिन फिर भी चापाकल बोलते हम लोग गाँव में, चापाकल से पानी घरों में आता था। हम लोग सरकार में तो हम लोगों ने तय किया कि हम पाइप्ड वाटर सप्लाई हर घर तक पहुंचाएंगे, और आज बिहार के अंदर 99% घरों के अंदर 24 आवर वाला पाइप्ड वाटर सप्लाई पहुंच चुका है। इंडिया के अंदर बिहार 3rd स्टेट है। गोवा वगैरह तो छोटे स्टेट है, लेकिन बड़े स्टेट में बिहार एकमात्र स्टेट है। और ये कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम के तहत नहीं हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम तो अभी प्रारंभ हुई 2 साल पहले। स्टेट की अपनी स्कीम के तहत हम लोगों ने हर घर तक जो है ये वाटर सप्लाई पहुंचा दिया है। मित्रों, वीट और मक्का, ये जो मक्का है इसके अंदर आज इंडिया के अंदर बिहार नंबर 1 है। और ये जो मक्का की खेती पूरा कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, खगड़िया, ये पूरा बेल्ट जो पूरे धान और जूट का बेल्ट था, ये पूरा मेज़ में कन्वर्ट हो गया है, और मेज़ बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट वहाँ से हो रहा है। अब हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कुछ मेज़ बेस्ड इंडस्ट्री जो है और वहाँ पर आ सके। तो मित्रों, इस तरह की टूरिस्ट का जो फ्लो है, आज गोवा से ज़्यादा टूरिस्ट बिहार आ रहे हैं। और बिहार के अंदर, और हमारा ये सौभाग्य है कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज बिहार में पैदा हुए, भगवान महावीर बिहार के अंदर, भगवान बुद्ध को ज्ञान बिहार में प्राप्त हुआ। तो हम लोग कहते हैं कि अगर दुनिया के 3 धर्म के लोगों को अगर मोक्ष पाना है तो दुनिया के उन 3 धर्म के लोगों को एक बार कम से कम बिहार जरूर आना पड़ेगा। इसलिए बड़ी संख्या में सिख जो टूरिस्ट हैं, और सिख का गुरुद्वारा कोई हमने नहीं बनाया, तो पहले का बना हुआ है, लेकिन 10-15 साल में हम लोगों ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर और जो डेवलप किया है सिख टूरिज़्म को, कि प्लेन में जब आप आइएगा, अमृतसर की डायरेक्ट फ्लाइट है पटना से, और इतनी बड़ी संख्या में सिख टूरिस्ट पूरी दुनिया से पटना आ रहे हैं। जैन तो आते ही थे बाकी, और हिंदू जो है उनको अपने पितरों का तर्पण करना, तो उनको बौद्ध गया जो है, बौद्ध गया जाना पड़ता है, उनको जरूर आना है तो पितृपक्ष में पितरदान करने के लिए। तो इसलिए मित्रों, इसलिए मैं
घंटों बोल सकता हूँ। ये जो बिहार की, जैसे आपसे कोई पूछे अपनी कहानी बताइए, तो बोलने में कितना अच्छा लगता है कि भाई मैं कहाँ था और मैं कहाँ पहुँच गया। तो वैसे ही 2005 के पहले का बिहार और आज का बिहार, और मैं मेरे बोलने से या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से समझ में आएगा तो मैं समझूंगा कि हमारा काम करना बेकार हुआ। अगर आप महसूस करते हो, महसूस किया हो आपने कि पहले मैं जब जाता था और आज मैं जब जाता हूँ तो क्या बिहार के अंदर फ़र्क हुआ है, वो चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो। एक दो बात और कि समय, एक तो इन्वेस्टमेंट के बारे में। देखिए बिहार के अंदर इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ पाता है, क्यों नहीं आया जाता। कंबाइंड बिहार जब था, बिहार और झारखंड, तो सारा जो इन्वेस्टमेंट था इंडस्ट्रियल सेक्टर में खास करके वो झारखंड के इलाके में था। बिहार में इन्वेस्टमेंट का मतलब झारखंड, जमशेदपुर, रांची, धनबाद, बोकारो जो भी था। और आज का जो बिहार है, इसका मतलब था एग्रीकल्चर, इसका मतलब था फ्लड्स, इसका मतलब था ड्राउट, इसका मतलब था माइग्रेशन। तो जो हम लोग को बिहार मिला वो कोई यूनाइटेड बिहार नहीं मिला। 2000 में तो बिहार का बंटवारा हो गया। तो जो भी बिहार के अंदर 50 साल में इन्वेस्टमेंट आया वो आया झारखंड के इलाके के अंदर। दो तीन बातें आपके ध्यान में रहे केवल कि दुनिया के अंदर, शायद दुनिया पर अगर गूगल पर चेक कर लेंगे तो शायद हो सकता कोई और भी जगह मिल जाए, कि पर स्क्वायर किलोमीटर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, ये बिहार में, बिहार का डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन 1103 इन द ईयर 2011, और दरभंगा मधुबनी का तो पर डेंसिटी 1500 होगा। ये तो 2011 का आंकड़ा दे रहा हूँ मैं। और इंडिया का एवरेज है 450-500। इसे टेस्ला कंपनी अगर आना चाहे तो केसीआर कहेंगे मैं 100 एकड़ ज़मीन दे रहा हूँ। नरेंद्र मोदी ने दे दिया गुजरात के अंदर, टाटा उसको 1000 एकड़ ज़मीन, क्योंकि वहाँ बैरन लैंड बहुत है। लेकिन बिहार के अंदर फर्टाइल, सारा जो भी लैंड है फर्टाइल लैंड है। एक एक इंच ज़मीन जो है वो फर्टाइल है, और वहाँ की होल्डिंग बहुत छोटी है। जो होल्डिंग है वो 1 एकड़ से कम की होल्डिंग है। तो अगर आपको 100 एकड़ ज़मीन चाहिए तो आपको 150 लोगों के साथ नेगोशिएट करना पड़ेगा। अब अगर किसान ज़मीन देना नहीं चाहता, इतना फर्टाइल उसकी ज़मीन है। तो यह एक बड़ा कारण रहा कि हम लोग के सारे प्रयास के बावजूद जितना इन्वेस्टमेंट आना चाहिए था वो नहीं आया। उसका कोई एक लिमिटिंग फैक्टर है। फिर हम लैंडलॉक्ड स्टेट हैं, कोई पोर्ट हमारे, कोई हम पोर्ट सी से हम नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों के प्रयास से वहाँ जो इन्वेस्टमेंट आया है। और अभी एक जो बड़ी चीज़ हुई है वो इथेनॉल को लेकर, क्योंकि बिहार के अंदर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है। कोई हमारे माइंस नहीं है, कोई मिनरल्स नहीं है, कोई कोल नहीं है, जो भी है वो मैन पावर है, इंटेलेक्ट है, लोगों की मेहनत है, और एग्रीकल्चर है। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। तो इथेनॉल जब गवर्नमेंट 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल में मैंडेटरी कर दिया कि 2022 तक आपको करना है और 2025 तक 15% करना है, तो बिहार के अंदर केवल शुगर केन नहीं, अब तो जो वीट है, मक्का है, चावल का जो है ब्रोकन राइस है, उससे भी बन सकता है इथेनॉल। तो बिहार के अंदर इथेनॉल की हम लोगों ने जो पॉलिसी बनाई तो बड़े पैमाने पर, और इथेनॉल के लिए, और वहाँ पर काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है और बिहार के अंदर आया है इथेनॉल के लिए। तो मैं उसके इथेनॉल में 151 प्रपोजल्स हम लोगों ने रिसीव किया, 30,000 करोड़ से ज़्यादा के प्रपोजल्स, और जिसमें 17 यूनिट्स जो हैं उसका ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के साथ MOU साइन हो गया, और करीब 75 करोड़ लीटर इथेनॉल जो है, और वो पर ईयर जो है, तो वो एक फिक्स एक एश्योर्ड मार्केट है इथेनॉल का। तो बड़ी संख्या में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही परमिशन देने में, चूँकि वो कह रहे हैं बिहार को ये हम कितना दे दें, क्योंकि इथेनॉल उस स्टेट के अंदर कितना कंज्यूम होगा उसके आधार पर वो उसका सैंक्शन दे रहे हैं। लेकिन बहुत सारे स्टेट है जहाँ पर कि इथेनॉल होगा नहीं। तो इसलिए कहने का मतलब है कुल मिलाकर बड़ी संख्या में चावल मिल बिहार में खुली जो है, दाल मिल, चावल मिल, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, स्टार्च बेस्ड का बड़ा पोटेंशियल है, चूँकि मेज़ वहाँ पर होता है।
तो इस समय ये जो पूरा इलाका है कटिहार पूर्णिया वाला, वहाँ पर स्टार्च बेस्ड कई इंडस्ट्री जो है, फूड पार्क जो है, इसका बहुत बड़ा पोटेंशियल बिहार के अंदर। और बाकी तो ट्रेडिंग जो है, जो कि कंज्यूमिंग स्टेट है, तो कंजम्पशन के कारण आज इंडिया के टॉप जितनी कंपनी आईटीसी से लेकर ब्रिटानिया से लेकर बिस्किट हो, फ्लावर हो, वो सारे लोग अपनी यूनिट्स जो हैं बिहार के अंदर लगा रहे हैं। हम ही लोग उनको ज़मीन नहीं दे पाते, जो कि ज़मीन का स्कैरसिटी है, और जो लोग हम लोग कहते हैं अपनी ज़मीन आप खरीद लीजिए। तो इसलिए मित्रों, बाकी इन्वेस्टमेंट के बारे में जो इंटरेस्टेड हो, मैं उसके बारे में विस्तार से बात जाकर, नेट पर सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। और मैं चाहूँगा कि जो वेबसाइट बने यहाँ पर रवि जी, उस पर ये सारे जो पॉलिसीज़ हैं, अचीवमेंट्स, सारी चीज़ें जो हैं, बाकी तो लोग सर्च करके बिहार गवर्नमेंट की साइट पर भी जाकर देख सकते हैं। इसलिए चाहे हेल्थ का, अभी आपके जानकारी के लिए 76% डिलीवरी जो है बिहार के अंदर अब हॉस्पिटल्स में हो रही है। और जब हम लोग 2005 में आए थे, सरकार में मुश्किल से 12-13% डिलीवरी जो थी वो हॉस्पिटल्स में हो रही थी। और उसका परिणाम ये हो गया, IMR, MMR, उन सब में टोटल फर्टिलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, इन सारे में इतना ड्रेस्टिक और गिरावट आई है। और हम आज हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट्स में, साउदर्न स्टेट्स की तुलना नहीं करूँगा, लेकिन नॉर्दर्न और बाकी स्टेट से हमारा इन सारे पैरामीटर्स पर, इसलिए आज डेवलपमेंट के जो भी इंडिकेटर्स हों, जो भी पैरामीटर्स हों, हम किसी भी पैरामीटर पर किसी भी स्टेट से हम पीछे नहीं हैं। हाँ, अगर आप टोटल ग्रोथ में, अगर अभी इंडिया की तुलना हमारा 8% भी ग्रोथ होगा, तो हमारा तो कुल मिला के GDP जो है वही कितना, अमेरिका अगर 1% ग्रो करता है तो दुनिया हिल जाती है। 1.5% का ग्रोथ रेट अगर हो गया अमेरिका का, कि उनका जो GDP का जो वैल्यू है वो इतना बड़ा है। इसलिए बिहार के अपने सारे लिमिटेशन के बावजूद, और मैं यही कहूँगा, आप खुद एक्सप्लोर कीजिए, आप आइए देखिए। बाकी हम लोगों ने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के जो मॉडल देश के बाकी राज्यों के अंदर हैं, उससे और बेहतर बिहार कैसे बने, उस दिशा में हम लोगों ने काम किया, हम लोग काम कर रहे हैं। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो, लेकिन एक बात समझिए, कोई भी चीज़ बिहार के अंदर या किसी भी स्टेट में आपके चेहरे को देखकर कुछ नहीं हो सकता। जो लॉ बना हुआ है, जो नियम है, जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उसी के तहत आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर चाहिए तो कोई मंत्री चाहकर, मुख्यमंत्री भी चाहकर किसी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिला सकता है। जबकि मैं जानता हूँ कि हिंदुस्तान के बहुत सारे राज्य हैं कि वहाँ के CM जो हैं वो इशारा कर देते हैं तो उस कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। बिहार में ये संभव नहीं है। आपको टेंडरिंग प्रोसेस में आना पड़ेगा, आपको कॉम्पीट करना पड़ेगा। उसमें मैं ये दावा कर सकता हूँ कि ये 0.1% का भी करप्शन की कोई गुंजाइश नहीं है। न फाइल मुख्यमंत्री के पास आती है, न फाइल मंत्री के पास आती है, न मंत्री का कोई रोल है। हम पॉलिसी बनाते हैं, सरकार पॉलिसी बनाती है। अब पॉलिसी बनाकर फिर इंटरैक्ट करते, उस पॉलिसी में कोई चेंज करना है तो समय के अनुसार पॉलिसी में और हम चेंज करते। तो मित्रों, ये कुल मिलाकर बिहार की कहानी है। मैं 2020 के चुनाव के बाद मुझे पार्टी ने कहा कि आपको राज्यसभा में आना है, तो मैं पिछले 1.5 साल से राज्यसभा में हूँ। अभी वहाँ की एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी होती है, तो एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है लॉ एंड जस्टिस की, तो उस लॉ एंड जस्टिस कमेटी का मैं चेयरमैन भी हूँ। अभी कि मेडिएशन बिल हम लोग, और हम लोग चाहते हैं कि जिस तरह से सिंगापुर, दुबई आर्बिट्रेशन का डिवीजन, ये आर्बिट्रेशन का, मेडिएशन का बड़ा सेंटर बने, उसी तरह से इंडिया भी जो है और आर्बिट्रेशन का बड़ा एक हब बने। तो मेडिएशन बिल जो हमारी कमेटी उसको भी एग्जामिन कर रही है, तो मैं उस कमेटी का चेयरमैन हूँ और राज्यसभा में हूँ। बाकी चूँकि बिहार में सरकार हमारी पार्टी से जुड़ी सरकार है, तो कभी भी कोई दिक्कत हो, कोई बात हो, तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। भारत सरकार में भी जो कोई अगर मदद की आवश्यकता होगी, जो नियम और कानून के तहत हो, कहीं दिक्कत हो, तो मैं उसमें आपकी मदद कर सकता हूँ। मतलब मुझे पता नहीं मैंने कितना समय लिया, लेकिन मुझे लगा कि प्रेजेंटेशन वगैरह के बजाय मैं इसी पर अगर कुछ बोल दूँ तो ज़्यादा शायद बेहतर होगा। धन्यवाद।
थैंक यू वेरी मच सुशील जी। आई थिंक बहुत ही एनलाइटनिंग रहा आपका और हम लोगों को, मतलब एकदम आपके रूबरू होके आपसे सुनना, और आपने इतनी बातें मतलब बिहार के बारे में और डेवलपमेंट बताई हैं। काफ़ी चीज़ें तो हम लोगों को मालूम थी, बट सम ऑफ द थिंग्स हम लोगों को शायद उतना डिटेल में नहीं मालूम था जैसे आपने बताया। तो आपने अभी एक दो पॉइंट है, देन विल ओपन इट फॉर डिस्कशन। ये आर्बिट्रेशन का भी आपने बोला था, बड़ी अच्छी बात है। कल ही फ़ोन आया मुझे अरुण चावला का, फिकी के जो डायरेक्टर जनरल हैं, 19 मार्च को यहाँ पे इंडिया के चीफ जस्टिस और 3 ऑफ द जस्टिसेस, मालूम है ना? हाँ, तो कल शाम को ही हमको फ़ोन आया, उसके पहले उन्होंने ईमेल भेजा था। सो दे वांट आवर सपोर्ट, तो दैट वी आर गोइंग टू सपोर्ट फ्रॉम द बिजनेस काउंसिल। सो दैट इज़ वन। दूसरा चीज़, एक चीज़ ऑब्वियसली इतना ईजी नहीं है, क्योंकि लेकिन शारजाह काफ़ी जगह छोटे मतलब बजट एयरलाइंस, फ्लाई दुबई है, एयर अरेबिया है, जाता है। तो शारजाह से पटना का डायरेक्ट फ्लाइट का, दैट इज समथिंग दैट जो मैं चाहता हूँ कि सब लोग की आई थिंक राय होगी। आई थिंक इट इज वो एक बहुत बड़ा बिहार के डेवलपमेंट में अभी अगर कुछ इशू है तो एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी जो मिस हो रहा है, ताकि हमारा बेटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट चालू नहीं हो। जिस दिन चालू हो जाएगा सर, हमारे यहाँ से इतना एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट हो सकता है। सही बात। जैसे अपना मालदा आम हो गया, सहजन हो गया, लीची हो गया, तो सर इतना पोटेंशियल है। और आज हमारा 33,000 लेबर्स हर मंथ यहाँ से गोपालगंज, छपरा, सिवान, आरा, इवन कैमूर, मोहनिया। तो अब क्या हो रहा है सर कि उनको यहाँ से दिल्ली से पटना, पटना से फिर वहाँ, तो हमारा 2 दिन उनका खराब हो जाता है। और बिहार में गोपालगंज, सिवान में लेबर है, तो वहाँ कुछ माफिया बैठे हैं, तो वहाँ बुक करते हैं और उनको पैसा देते हैं। वो एयरपोर्ट से रिसीव करते हैं, उनको ट्रेन में रिजर्वेशन कराते हैं, फिर गोपालगंज या सिवान रेलवे स्टेशन। तो ये एक बहुत बड़ा हेल्प हो जाएगा NRI सोसाइटी के लिए, कि ताकि हम 4 घंटे में पटना पहुँच सकते हैं यहाँ से, जैसे बाकी राज्यों में लोग जाते हैं। और लगता है कि इसमें बीटा विल बी द वेरी आइडियल प्लेस, तो हमें सब जरूर इसको ध्यान में रखना होगा। अभी खुशीनगर में तो एयरपोर्ट जो बनारस हो गया है, बनारस बहुत सारे रेवेन्यू जो है वो कुशीनगर को जा रहा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। पटना जाने से क्या होगा सर कि फॉरगेट द पैसेंजर का तो कन्वीनियंट एक दूसरा चीज़ है। हमारी जो लेबर आज स्ट्रगल कर रही है, काफ़ी पैसा वेस्ट हो रहा है, बीच में माफिया लग के उनसे एक्स्ट्रा पैसा वसूल रहे हैं, सिवान में, छपरा में, गोपालगंज में। तो इसमें मेजर उनका कन्वीनियंट, और सेकेंडली हमारा चीज़ जो हम एग्रो बेस्ड वहाँ प्रोड्यूस कर रहे हैं ला सकते हैं। स्पेशली 2 चीज़ का एग्जांपल दूंगा। हमारा लंगड़ा आम, मालदा सर यहाँ इतना बिक सकता है, इतना पोटेंशियल है। सहजन हर घरों में बेस्ट होता है। और यहाँ लीची है, बहुत सारा प्रोडक्ट है, नेनुआ है, बहुत सारा चीज़ है। सजेशन दे रहे हो तो पहले बोल ले लो, फिर एक साथ ही। परवल है, परवल इंडियन बिहारी लोग तो खोजते हैं। तो ब्रीफ में 1-2 पॉइंट्स जिसका भी है, बहुत डिटेल में नहीं जाइएगा, नहीं तो टाइम लग जाएगा, बट बहुत अच्छा पॉइंट आपने बोला। लोग एक बार बोल दें, फिर मैं एक ही बार, हाँ एक बार मे बी यहाँ से आपसे स्टार्ट करते हैं, जो बोलना चाहे और जो भी बोलना चाहे ब्रीफ में की पॉइंट्स, एनी सजेशंस और रिक्वायरमेंट्स, या एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी। मेरे तरफ से ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है मेरा, लेकिन जो मैंने देखा, जो ग्लोबल मार्केट्स, जो कंट्रीज जहाँ पे इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, वहाँ पे एक जो सबसे बड़ा 2 फैक्टर होते हैं। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उस पर बिहार ने काफ़ी प्रोग्रेस किया है ऑलरेडी। दूसरा जो फैक्टर होता है वो लॉ एंड ऑर्डर का होता है। मेरे ख्याल से काफ़ी प्रोग्रेस हुआ था, लेकिन अभी रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ आ रही हैं जिसमें कि लूट लपेट इस टाइप की हो रही हैं चीज़ें वहाँ पे। ये परसेप्शन ख़राब करता है, इससे थोड़ा इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी को थोड़ा फ़र्क पड़ता है। मेरे ख्याल से वो एक एरिया रहेगा काफ़ी फोकस का, अगर इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना है वहाँ पर। और जो उन्होंने कहा वो फ्लाइट कनेक्टिविटी, दैट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल। कनेक्टिविटी तो सर बहुत ही इम्पोर्टेंट है बेसिकली फॉर ईच एंड एवरी पर्सन, अपार्ट फ्रॉम पैसेंजर्स। कोई भी आदमी इन्वेस्टमेंट के लिए देखेगा तो सबसे पहले देखता है कि भाई कनेक्टिविटी क्या है, हाउ मच टाइम डज इट टेक फॉर समवन टू फ्लाई फ्रॉम प्लेस A टू प्लेस B। और वहाँ पर अनफॉर्चुनेटली सर मतलब बड़ा बुरा लगता है हम लोगों को कि भाई हम लोग की राजधानी है वो कहीं से कनेक्टेड नहीं है। यहाँ एक राज्य में सर 3-4 एयरपोर्ट है जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है।
तो उसमें एजुकेशन के मामले में पहले जब एजुकेशन और ग्रेजुएशन करके आ रहे थे तो वहाँ सेशंस लेट हुआ करता था, 2-2 साल सेशन लेट होता था। और यहाँ आके किसी को बोलना कि मेरा सेशन लेट था, ये बड़ा अजीब सा लगता है। लोग सोचते हैं या तो फेयरवेल किया हुआ बता देता है। अब कैसा है, मतलब अभी भी वैसे ही है सेशंस या, बिकॉज ये बड़ा डिमोटिवेटिंग फैक्टर था उस समय। अब तो एकदम टाइम पे हो गया। नहीं, बात एजुकेशन से रिलेटेड प्रश्न नहीं है, सुझाव है कि एजुकेशन के मामले में वहाँ के जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट थे उसकी गरिमा बहुत ही ऊंची थी और लोग बाहर से पढ़ने आते थे, तो वो काफ़ी परिवर्तन हो गया पिछले 25-30 साल में। उसके ऊपर पटना यूनिवर्सिटी या स्कूल्स वगैरह थे या पटना मेडिकल कॉलेज था, उसके विषय में क्या कुछ काम हो रहा है, क्योंकि वो एक बनी बनाई संस्था है उसको। वो तो हम लोगों ने अपने समय में ही देखा था, बिकॉज हम लोग पटना में काफ़ी दिन रहे और जब भी रहते थे सर तो अपने अल्मा माटर पटना कॉलेज या दरभंगा होता है। आज भी जब जाते हैं सर तो अपने बच्चों को घुमाने ले जाते हैं और जब परिस्थिति देख करके बड़ा रोना आता है दरभंगा हाउस का। और बच्चे हमारे बोलते हैं कि पापा आप इस कॉलेज से पढ़े हैं क्या? और हम लोग सर मतलब बहुत ही गौरवान्वित महसूस करते हैं अपने आप को पटना यूनिवर्सिटी और हिस्ट्री डिपार्टमेंट से कनेक्ट करते हैं। यहाँ से इतने बड़े बड़े स्कॉलर्स निकले हैं, हिस्ट्री इतने बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स निकले हैं। आईटी के कुछ लोग हैं यहाँ पे। एक तो आपने हेल्थकेयर के बारे में बताया, बट ऐसे फ्यूचर पास्ट में एक फ्यूचर ऐसा था, प्रपोजल था जहाँ इन्वेस्ट करना था, बट एक तो कॉलेजेस अलग हो गए, हॉस्पिटल्स अलग हो गए, बट आपको जैसे नर्सेज हुए, बाकी जो सपोर्ट सर्विस है, ये अपार्ट फ्रॉम पटना इंटीरियर पार्ट ऑफ बिहार में इतना अवेलेबिलिटी नहीं है। और क्या जगह नहीं समझ क्या बोले, किस चीज़ की एबिलिटी नहीं है? ये जो आपका सपोर्ट है हेल्थकेयर में, जो सपोर्ट सिस्टम है, ये या तो आपको पटना में मिलेगा, बट अगर आप इंटीरियर पार्ट में, अगर रेस्ट ऑफ द बिहार में आप ये सर्विस प्रोवाइड करना चाहेंगे तो ये इतना आराम से अवेलेबल नहीं है। तो ये इस पर कुछ आपको मतलब हमें सोचना चाहिए कि आप मतलब वी कैन फैसिलिटेट दैट सिस्टम। इनसे रिलेटेड एक पॉइंट पर बोलना चाहता हूँ कि मैं एक यहीं पे मिडिल ईस्ट बेस्ड एक लार्ज प्राइवेट एक्टिविटी हाउस के थ्रू काम कर रहा हूँ। वो इंडिया में स्कूल अक्वायर कर रहे हैं और काफ़ी बजट है, बट वो एक एरिया हो सकता है जहाँ पे वो बेसिकली दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन रनिंग द स्कूल, एसेट अक्वायर करके वो लीज बैक कर देते हैं ऑपरेटर। ये उनका मॉडल है एट ए फिक्स्ड यील्ड मॉडल। तो ऑपरेटर वही रह सकता है और वो स्कूल, अगर सरकार कुछ चाहे कि पैसा रेस करना तो वो अपने स्कूल से कर सकते हैं। एक जस्ट इसी पॉइंट पे मैं इंटरजेक्ट करूँगा कि वेरी गुड पॉइंट। एक यहाँ पे हैं फैजल कोटी कॉलोन, काफ़ी लोग जानते हैं, गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, वेरी सेक्युलर एंड वेरी गुड गाय। उन्होंने बिग बिलियनर, लेकिन उन्होंने केरला में ही टुक ऑल द गवर्नमेंट स्कूल्स, सर यू मस्ट बी नोइंग मिस्टर मोहन, एंड अपने ये से पैसे से मॉडर्नाइज किया। ही हैज़ नॉट एक्वायर्ड इट, उन्होंने लिया नहीं, उनको कुछ रिटर्न नहीं चाहिए, उन्होंने उसको लेके ये किया। तो एक वो भी चीज़ है कि अगर हमारे लोग कुछ मिल के करना है, मैं उनसे भी बात करूँगा, उनको मैं उनके घर बुलाए हैं हमको, तो उनसे मैं बोलूँगा कि भाई आप एक स्कूल को पहले आप मॉडर्नाइज कर दीजिए, एक्सपीरियंस लीजिए विद बिहार गवर्नमेंट सपोर्ट, बिकॉज ही डजंट वांट एनी मनी, उनको पैसा नहीं चाहिए, वो लगाना चाहते हैं, वो मॉडर्नाइज करके छोड़ देंगे। उनका एक स्कूल, वन ऑफ योर स्कूल्स इन केरला इज नंबर 3 इन द कंट्री, वो बता रहे थे आफ्टर मॉडर्न। तो दैट इज वन ऑफ द थिंग्स। एक इशू जो सर हम लोग फेस कर रहे हैं एज नॉन रेजिडेंट इंडियंस का ही है, अपनी एक पुश्तैनी ज़मीन तो होती ही है और गांव पे आप रहते नहीं हैं, और सर जो करप्शन जो होता है सर, वो जो लाइन डिपार्टमेंट और ये सब लेवल पे सर पता नहीं सर, वो आज तक कभी सुधरा नहीं सर। उसमें होता क्या है कि मतलब आप है नहीं ऑन ग्राउंड जीरो, आपका ज़मीन ठीक है कागज पत्तर पे कंबाइंड पड़ा हुआ है, कोई किसी को बेच दिया, फिर आप जाके उस पर नापते हैं, तो फिर कोर्ट जाइए, कचहरी जाइए, फिर आदमी फंस जाता है उसमें। इनफैक्ट लास्ट टाइम सर तो हम लोगों ने इशू फेस किया, और कोई इस तरह का फोरम है नहीं, मतलब यू फील हेल्पलेस। तो सर ऐसा कुछ मतलब अगर हो तो यहाँ पे ठीक है ज़मीन हमारी है, हम किसी ट्रस्ट को दे देंगे, किसी बोर्ड को दे देंगे, बट ज़मीन तो हमारे पास होनी चाहिए। हो क्या रहा सर कि बेईमानी में और जो आपके
गांव वाले हैं, देख रहे हैं कि आप तरह रहते नहीं हो, तो चलो अपना जो है निकाल देते हैं। तो ये भी सर एक काफ़ी बॉन्डिंग इशू है सर, और वी फील हेल्पलेस। मेरा एक पर्सनल निवेदन, जो हमने 30 साल से इंडस्ट्री में काम करते हुए, हम लोग माइनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री में हैं, तो लेबर इंटेंसिव और मैन पावर इंटेंसिव इंडस्ट्री होती है। तो बेसिकली सर, जैसा आपने कहा कि भाई नेचुरल रिसोर्सेज, मिनरल रिसोर्सेज बिहार में नहीं है, लेकिन बिहार में जो है वो एग्रीकल्चरल और हम लोग ग्रेन की खेती करते हैं। द मोस्ट फर्टाइल ग्रेन कहीं भी अगर खोजेंगे वर्ल्ड ओवर तो हमको वहाँ मिलेगा। जो बेसिक ड्रॉबैक है, जैसा मनोज जी ने भी कहा कि छोटी छोटी जगहों में माफिया बैठे हुए हैं। आज एक इमेज हो गई कि जो लेबर है, किसी को भी सस्ती लेबर चाहिए तो बिहार से पकड़ लो और सेकंड में आंध्रा आ गया। यानी कि हम लोग उस लेबर के ऊपर बढ़ ही नहीं पाए, ना उनको वो मौका दिया। बच्चों के अंदर तो टैलेंट है, और इंडस्ट्री के अंदर में जो टेक्निकल स्किल है, इसीलिए जब ये मोदी साहब का ये विजन आया था कि भाई स्किल डेवलपमेंट, बेसिकली इस पर बहुत ग्राउंड लेवल के ऊपर में काम करने की ज़रूरत है। कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जो उनको, हर बच्चे को ये गाइडेंस नहीं होती है, माँ बाप को इतना एजुकेशन नहीं हो, देखते हैं कि ग्रेजुएशन कराओ, बीए कर लेगा, एमए कर लेगा, उसके बाद करेगा क्या। तो मैक्सिमम आज भी ठीक है, सोशल मीडिया, इंटरनेट, इसने काफ़ी अवेयरनेस डेवलप की, लेकिन स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसमें हम लोग कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। क्योंकि जैसे देखिए, ढंग का इलेक्ट्रिशियन नहीं मिलता। एक इलेक्ट्रिशियन अगर हम आज खोजने जाते हैं तो मिलता नहीं, तो हम आज क्या करते हैं, उस आदमी को पकड़ते हैं, उसको सिखाते हैं, उसकी ट्रेनिंग कराते हैं, उसको डेवलप करते हैं। उसको एक घर से भी एक, नॉट लेबर मतलब वो नहीं, ब्रेन का यूटिलाइजेशन और दिमाग का यूटिलाइजेशन, उस दिशा में एक कंबाइंड इंडस्ट्री और सरकार की कंबाइंड फोरम पे काम करने की ज़रूरत है। जैसे आज जो बड़ी कंपनियां हैं, जाती है कैंपस इंटरव्यू में जाती है, लड़कों को उठा के ले जाती है, बट कौन से कैंपस में जाए? ITIs है, लेकिन जो टेक्निकल स्किल डेवलपमेंट है उसकी एम्पल अपॉर्चुनिटी है। और सर, एक घर से एक आदमी अगर निकलता है ना, तो वो अपने आसपास के 3-4 घरों को मजबूत कर देता है। मेरा तो पर्सनल मानना है, हम लोग कुछ अपने लेवल पे काम कर रहे हैं कि हम कभी भी किसी एजेंसी से उससे काम नहीं करते। सुशील, इससे रिलेटेड एक पॉइंट है, 2 हफ्ते पहले IBPC गवर्नर्स की मीटिंग हुई थी एम्बेसडर संजय सुधीर जी के साथ। तो उसमें एक निर्णय लिया गया कि हम लोग को स्किल डेवलपमेंट वर्कर्स का करना चाहिए इंडिया में, ऐसे स्किल जो कि यहाँ से अलाइंड है। तो ये हमने IBPC में डिसीजन लिया है कि हम उसको आगे बढ़ाएंगे, उस पर काम करेंगे, और इंडिया में लोगों के साथ मिलकर यहाँ की जो स्किल की ज़रूरत है उसके अनुसार हम वहाँ डेवलपमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो अभी बिहार से चूँकि बहुत लोग आते हैं, तो वहाँ पे भी हम लोग करना चाहेंगे IBPC, और किससे जुड़ना होगा, कैसे करना होगा, ये थोड़ा आपका बहुत अच्छा है ये चीज़। एक्चुअली इसी लाइन पे जो आपने बताया, तो ऑलरेडी बिहार गवर्नमेंट जो है, तो वहाँ पे मारुति के साथ स्किल डेवलपमेंट में, तो ड्राइवर्स के यहाँ ट्रेनिंग के लिए बिहार गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया, जिसमें कि औरंगाबाद में मारुति के साथ मिलके लेफ्ट हैंड ड्राइविंग इंस्टीट्यूट खोला गया। उसमें हम लोग भी थे शामिल, मतलब उसमें तो अभी गवर्नमेंट कर रही है। लेकिन सर, उसमें भी हल्का सा जो है, और उसमें एम्बेसी से जो आपने बात किया, तो NSDC जो है उन्होंने इंटरनेशनलाइज कर दिया है अपने आप को, और उसका एक रिक्रूटमेंट करके यहाँ पे एक मैनेजर उन्होंने रखा है जो एम्बेसी ने हायर किया, और मोनिका मित्तल जी हैं। तो उनसे हम लोग लगातार टच में हैं कि बिहार में औरंगाबाद के साथ जो लेफ्ट हैंड ड्राइवर्स को सिखा के, ताकि डायरेक्टली यहाँ लैंड करें ड्राइविंग लाइसेंस लेके। और यहाँ पे 1.5 लाख जो पाकिस्तानी और अफगानी चला रहे हैं, तो इस लेवल में काम हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा बाधा है। तो सर, अगर आप बोले तो हम लोग उसमें इनफैक्ट इसी चीज़ पे, और सुनील जी ने जो बोला, यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग हैं और इन्वेस्टर्स हैं
जो कि वहाँ जाके डिफरेंट स्टेट में अगर अपॉर्चुनिटी है वोकेशनल साइड में और ट्रेन फॉर डिफरेंट इंडस्ट्रीज जो यहाँ पे रिक्वायर्ड है और वहाँ से डायरेक्टली यहाँ प्लस इंडिया में भी यूज़ हो सकता है, तो दे आर रेडी टू कोलैबोरेट, दे नीड टू नो, जैसे सुनील जी ने बोला कि किससे कांटेक्ट करना चाहिए, कहाँ होना चाहिए। जैसे इसमें एक रिसेंट एग्जांपल है अभी का, इंडिया गवर्नमेंट ने प्लास्टिक बैन किया है, प्लास्टिक के जो सिंगल यूज प्लास्टिक्स है वो बैन हो रहा है हर जगह। इसमें दो प्रोडक्ट बहुत अच्छे डेवलप हुए अपने बिहार से, एक तो बगास बेस्ड पैकेजिंग, जो गन्ना का शुगर केन का जो लेफ्ट ओवर है उससे पेपर बनना चालू हो गया और उससे प्लेट्स बन रहे हैं। लेकिन अभी उस क्षेत्र में सर इतने आदमी के अभाव है, एक एक बैग बनाने के ऑपरेटर का सैलरी 70,000 रुपये और मिल नहीं रहे। तो इस तरह का कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग हो तो इससे काफ़ी मदद मिलेगी। जो लड़के 20,000 का काम करें वो 50,000 कमा सकते हैं और उसमें अपॉर्चुनिटी है। सॉरी सर, मैं तो डाइग्रेस करना चाह रहा हूँ। ये लोग सब वैलिड पॉइंट्स बोल रहे हैं, बट वी आर इंडियंस। आप 4 घंटे बैठोगे तो आपको 2-3 पैड चाहिए। आई वेरी मच अप्रिशिएट आपने जो लास्ट 15-20 साल में किया है। समटाइम्स आई वंडर कि 90s से जैसे चलता है ना, तो अभी हम लोग कहाँ रहते हैं। एंड फॉर दिस आई एम रियली thankful to This is such a change. बिहार में जो 90s में हो रहा था वो बंद हो गया ना। This is I remember going in 90s and I was asked not to go to an area after 6. उधर मत जाना, उधर में जाओगे तो चिंता ही होगा। Sir, if you can just tell us about the leadership. You know, you and Nitish Babu did a remarkable job. I mean, I've seen, I think he's the best leader in India again. But what is the leadership you have wherein we can be optimistic about I have 2 daughters, right? I should say, hey, just go to Bihar. It's one of the best places, which I believe very strongly. You have to tell us a little bit about leadership. What kind of leadership we have, you know, whatever, political leadership. There are certain options which I don't get very encouraged about. You know, I don't see anything beyond Nitish ji, and you have gone to Delhi now, so you are also not there. To make any political comment. I'm just no, I'm not talking about party. I'm just talking leadership qualities. Nothing to, you know, it's all about leaders actually. Nothing else. Leadership quality means I have to make comment about some political leaders or some. You just give us encouragement that there are some very young leaders cutting across party lines in your party or whatever. No, so then you political. Because listen, you have gone. My uncle is a commissioner in sales tax, and he used to say word of praise about you. Now you've gone to Delhi, so it's not a good news. Obviously, sorry. I don't know. We were told that he'll be direct flight है दिल्ली to Patna. I'm just talking about leadership. Everything is about leaders. One Nitish could do whatever in Bihar, right? Before that was a disaster. We'll just you want to know about the leadership, what kind of leadership we have, if at all we have, or you know we don't have. I mean, you know, so let's talk about that. सर सिर्फ एक पॉइंट, ये जो बिहार में प्रोहिबिशन हुआ है, मतलब पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा। नहीं कीजिए। कंट्री लाइक दुबई जो कि मुस्लिम कंट्री है, यहाँ पे रमजान के दिनों में सर अगर हमको पीना है तो हम पी सकते हैं सर, बट गवर्नमेंट शुड नॉट डिसाइड हमको पीना है। Go ahead. सर मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, 4 पॉइंट। आपने एक बात कही कि लैंड हम लोग नहीं दे पा रहे हैं फैक्ट्रीज को और बड़े प्लांट को बिकॉज ऑफ सिचुएशन, यू नो। ऐसे में जब इतना सारा आउटसोर्सिंग हो रहा है, चाहे वो अकाउंट्स का जॉब हो, बैक एंड टेक्निकल का जॉब हो, आईटी बैक एंड जॉब हो, तो हम वहाँ आईटी पार्ट को क्यों नहीं प्रमोट करते हैं, और अगर कर रहे हैं तो किस लेवल पे कर रहे हैं और कितना जल्दी कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ से काम जो है वो डिफरेंट कंट्रीज में जा रहा है। सो दिस इज समथिंग आई वुड रिक्वेस्ट, और खास करके अब इंटरनेट काफ़ी अच्छा हो चुका है, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है, मे बी दिस कुड बी वन ऑफ द थिंग्स। सेकेंड इज सर, इन्होंने भी एक क्वेश्चन रेज किया, जो हमारा लैंड सेटलमेंट हुआ था बिहार में, आई थिंक इट वाज डन इन 1965 लास्ट टाइम। उसके बाद से सर 55 साल हो गया है, हमको पता ही नहीं हमारी ज़मीन कहाँ है, हमारा क्या है, और सेटलमेंट मैंने उसको एक्वायर करने और प्रोसेस करने के लिए भी डिफिकल्टी हो रही है। आई थिंक दिस कुड बी वन ऑफ द थिंग्स जो कि नॉट ओनली फॉर अस बट फॉर एवरी बिहारीज probably this is required. Third is healthcare में of course no doubt about it that we have grown, और rather जो situation हमारी 10 साल पहले थी या 15 साल पहले उससे काफ़ी अच्छा हो चुके हैं, but still sir, Darbhanga airport should not only be used or primarily been used to transport patient जो DMCH में जिनका इलाज नहीं हो रहा है उनका इलाज एम्स में हो, इसके लिए नहीं। हेल्थ केयर में भी सर बहुत स्कोप है अभी भी,
एंड द फोर्थ इम्पोर्टेंट पॉइंट आप दोनों ने कहा कि लीकर बैन, स्टेट की पॉलिसी हो सकती है, बट आई रियली डोंट नो, क्योंकि मैं आज भी जाता हूँ, लीकर इज रैंडमली अवेलेबल, और मैं एयरपोर्ट पे उतरता हूँ, वहाँ भी अवेलेबल होता है मेरे लिए, बट आई जस्ट डोंट रियलाइज कि ऐसा क्यों, मतलब आप उसको ऑफिशियली क्यों नहीं कर देते, या तो पूरा बैन करिए या तो अवेलेबल नहीं हो। All right, thank you. There, gentlemen, I think नमस्कार जी, मैं लोकेश मिश्रा हूँ, और एक since I'm located in the labor camp, I would like to raise the issue on the labor side. कि currently from Bihar there is a huge migration of laborers, primarily from Chhapra, Siwan and Gopalganj, and they come here and there is a huge racket running on the recruitment racket. नामी कंपनी के लेटर हेड पे जाता है और वो कंपनियां कुछ बंद हो चुकी हैं। हमारे घर में भी वो आया था इनविटेशन, हमारे जो काम करते हैं, और बहुत नामी कंपनी थी, वो बंद हो चुकी थी, उसके लेटर हेड पे अपॉइंटमेंट लेटर आ गया। माफियाज एंड ऑल, हम यहाँ बैठे हैं तो हमने रोक दिया। यस सर, स्किल डेवलपमेंट पे ही वो है, जैसा उन्होंने बोला है, हाउ वी कैन टाई अप विद गवर्नमेंट टू मेक, जैसे लेबर की जो वैल्यू डायरेक्ट वहाँ से इम्पोर्ट होकर यहाँ पे आती है, उसकी वैल्यू टुडे इज़ वेरी लेस. If we spend little bit, 10 to 15 days of training program for them and make them little modification on that, the value is going to be multifold and they will be properly taken care of. जो उन्होंने जो बात बोली उसी को हम एक्सटेंड करते हुए और इस पे हमें बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं, उनके लाइफ स्टाइल को हम इम्प्रूव कर सकते हैं और डेफिनेटली उनको हम यदि हम उनकी लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव किए तो पूरा कम्युनिटी को फायदा होगा. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. क्वेश्चन और भी है सर, आईटी सेटअप. ओवर लंच यू कैन टॉक, ओवर लंच पे बात कर लीजिएगा प्लीज, इफ यू डोंट माइंड. मित्रों, यस सर, जो सुझाव आए हैं और शायद अगर और 1 घंटा समय होता तो शायद और हम लोग बेहतर चर्चा कर पाते, इसलिए राजेश जी को मैंने रोक दिया बोलने से, तो अन्यथा मत लीजिएगा, ये तो आपके सुझाव के कारण मेरी फ्लाइट छूटने का खतरा हो जाएगा. मित्रों, एक तो फ्लाइट के बारे में बातचीत हुई है, उसमें प्रॉब्लम इश्यूज क्या समझ दीजिए. पटना एयरपोर्ट का एक्सटेंशन नहीं हो सकता है, क्योंकि जो पटना एयरपोर्ट का रनवे उसके पास में मजार है और उस मजार को आप टच नहीं कर सकते हैं. तो और अगल बगल उधर आप देखा होगा कि साइड में रेलवे ट्रैक है, यानी कुल मिलाकर वो पटना एयरपोर्ट जो है उसका कॉन्स्ट्रेन के कारण जो हम उसका बिल्डिंग बन रही है, सब बन रहा है, लेकिन वो वाइड विंग जो एयरक्राफ्ट है उसकी लैंडिंग वहाँ नहीं हो सकती, आगे भी नहीं हो सकती है. इसलिए बीटा एयरपोर्ट हम लोगों ने प्लान किया, एयरफोर्स का है. अब उसमें गड़बड़ी क्या, पहले तो बिहार केंद्र सरकार ने ये कहा कि आप 108 एकड़ ज़मीन दीजिए उसके लिए, और बिहार में आपको पता है कि लैंड एक्वायर करना कितना डिफ़िकल्ट काम है. बड़ी मुश्किल से 108 एकड़ ज़मीन एक्वायर होकर जब दे दिया सरकार को, तब उनकी नई सूचना है कि हमको और 100 एकड़ ज़मीन चाहिए. अब आगे 2-3 विलेज हैं उस विसिनिटी में. अब विलेज को रीलोकेट करना, यानी वो इतना बड़ा, अगर पहले ही एयरपोर्ट अथॉरिटी कह दिया होता कि 200 एकड़ चाहिए तो शायद एक गो में 2018 में 100 एकड़ ज़मीन दे दिया, बाउंड्री वॉल हो गया. अब एयरपोर्ट अथॉरिटी का नया लेटर हमको और 100 एकड़ चाहिए, अन्यथा पटना और बिहटा एयरपोर्ट में कोई फ़र्क ही नहीं होगा, क्योंकि रनवे दोनों का लेंथ बराबर होगा. अब उसके कारण सेंट्रल गवर्नमेंट उसको सैंक्शन नहीं दे रही. उनका कहना ठीक है कि भाई जब पटना में उसी लंबा रनवे, उसी लेंथ का रनवे अगर बनना है तो नए एयरपोर्ट की आवश्यकता क्या है. तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है. अब 150 एकड़ ज़मीन और एक्वायर करना, रीलोकेट करना, कहीं मुस्लिम गांव है, कहीं दलित गांव है, कुछ और गांव है, तो कहने ये, इसलिए एयरपोर्ट एक बड़ा इशू है और हम लोग उसके लिए पूरी तरह से अवेयर हैं उस इशू को लेकर. अब उसको, लेकिन ये टाइम लगेगा. हम लोगों ने दरभंगा तो एयरफोर्स का एयरपोर्ट है ना, दरभंगा का जो एयरपोर्ट है ये तो अभी फंक्शनल जो है वो हुआ है. तो यानी कोई भी चीज़ को लंबा, आपका आइडिया एकदम ठीक है कि भाई उसका रनवे लंबा हो तो बड़े एयरक्राफ्ट आ सकें, बाकी आ सकें. फिर शारजाह से या दुबई से प्लेन जाए तो सवाल है कि जो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो प्लेन चलाएगी नहीं. अब तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक था एयर इंडिया, वो भी उन्होंने टाटास को दे दिया. अब तो जो इन्वेस्टर है
जो एयरलाइंस चलाने वाली कंपनी है वो डिसाइड करती है कि कौन सा रूट हमारे लिए फ़ायदेमंद है। अगर उसको सुनील सिन्हा जी को अगर फ़ायदा नहीं दिखाई पड़े तो टाटा थोड़ी गांव में जाकर और स्टील प्लांट लगाएगी वहाँ पर। तो यानी यह अब तो डिसाइड करना रहता है उन लोगों को। लेकिन मैं बता दूं आपको, बगल में बनारस में एयरपोर्ट है, इसलिए बनारस और कोई फ़र्क नहीं, सारे के सारे जो कैमूर रोहतास से लेकर कुशीनगर जो है, तो जो गोपालगंज वगैरह 1.5 घंटे 2 घंटे का रास्ता है। तो इसलिए निश्चित होना चाहिए। और उसका जो हम लोग जब पटना दिल्ली फ़्लाइट जाते हैं तो सुबह की फ़्लाइट में 80% फ़्लाइट में लेबर रहते हैं जो रात भर ट्रैवल करके लगता है दिल्ली एयरपोर्ट पर रुकते हैं, ओवरनाइट रुकते हैं और सुबह पहली जो फ़्लाइट होती है एयर इंडिया की उससे वो पटना से फिर गोपालगंज जाते हैं। तो इसलिए वो पूरा विषय ध्यान में और संजोग से मैं दिसंबर में भी आया था अबू धाबी और दुबई 2 महीना पहले बच्चे परिवार के साथ घूमने के लिए। तो अबू धाबी से मैंने फ़्लाइट ली दिल्ली के लिए। तो वो जो एयरपोर्ट था, पता नहीं अबू धाबी एयरपोर्ट आप में से कोई गया है कि नहीं गया है, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में जो वर्स्ट एयरपोर्ट होगा, वर्स्ट रेलवे स्टेशन होगा उससे भी वर्स्ट वो एयरपोर्ट है। और अभी हम लोग अबू धाबी में जब लैंड किए तो हम लोगों को बस में बैठा कर वो टर्मिनल 1 पर ले गए, क्योंकि टर्मिनल 1 एहतियात का टर्मिनल है। तो खैर, और सारे लेबर थे और उस फ्लाइट में मैं ही 2-4 लोग थे जो कि नॉन लेबर थे। तो खैर वो एक विषय ध्यान में है और बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है। एक विषय ज़मीन का आया है, बहुत ही रेलिवेंट क्वेश्चन आपने किया है। देखिए, बिहार के अंदर जो क्राइम है आज, उसमें 70% क्राइम लैंड रिलेटेड क्राइम है। और ये कोई मर्डर होते हैं, एक तो मर्डर हो गया कि अपराधी ने मर्डर कर दिया घर में घुसकर लूटने के लिए, वैसा बहुत कम है। ज़्यादातर मर्डर क्या है, गुतिया में, आपस के डिस्प्यूट में, आपस की दुश्मनी में। तो बिहार के लोग बहुत एग्रेसिव हैं। कोई मध्य प्रदेश कोई बैठे तो बुरा मत मानिएगा, मध्य प्रदेश में झगड़ा होगा तो वो चाकू निकालने में भी डरेगा, और बिहार में अगर झगड़ा हुआ तो तुरंत बंदूक निकाल के चला देगा। तो यानी हर स्टेट का अपना अपना एक जो एग्रेसिवनेस और एक जो गैंग ऑफ वासेपुर उसी एग्रेसिवनेस का वो एक्सट्रीम रूप है, एक्सट्रीम रूप है। तो खैर मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो इसलिए लैंड जो है, और 65 में लैंड रिकॉर्ड से नहीं हुआ, ये 100 साल हो गया हिंदुस्तान में। बिहार और एक आदि राज्य थे जो अंग्रेज के ज़माने में भी लैंड रिकॉर्ड्स जो थे वो कभी भी और अप टू डेट नहीं हुए। और इसलिए भारी विवाद है ज़मीन को लेकर, इसकी ज़मीन उसकी ज़मीन नापने से लेकर। अभी हाल के दिनों में बिहार सरकार ने एक तो डिजिटाइज कर दिया अधिकांश लैंड रिकॉर्ड्स को, दूसरा एक बड़ा काम किया है कि अभी जैसे म्यूटेशन, आपको याद होगा राजेश जी नाम हुआ ना आपका, कि म्यूटेशन कराना ज़मीन का कितना मुश्किल काम था। 20 साल से ज़मीन आपने खरीदी, लेकिन म्यूटेशन अब नया जो लॉ भी आ गया और लागू भी हो गया कि जैसे ही ज़मीन की खरीद बिक्री होगी उसी समय 24 घंटे के विद इन द लैंड विल बी म्यूटेड इन द नेम ऑफ द न्यू ओनर ऑफ द लैंड। तो ये सब चीज़ें किए हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया। लेकिन इसलिए मैंने कहा कि बिहार में जो क्राइम और जो लॉ एंड ऑर्डर का इशू है वो किडनैपिंग का नहीं है, या कोई डकैती और रोड रॉबरी नहीं कि आपकी गाड़ी जा रही है हाईवे पर, रात को 11 बजे किसी ने लूट लिया। 90% क्राइम ये लैंड रिलेटेड क्राइम है। और हम लोग जब जनता दरबार में बैठते थे तो अगर 100 लोग आए मिलने के लिए, उसमें 60 लोग एक ही मेरा ज़मीन कब्जा कर लिया, मेरे ज़मीन पर फलाना कर लिया, कागज़ को ये कर लिया। मैं ये मानता हूँ कि इसमें जितनी बड़ी सफलता हम लोग को मिलनी चाहिए थी नहीं मिल पाई, लेकिन सरकार लगी है। और ये मालूम है, एक तो होता नहीं कि आपको मालूम नहीं कि आपको बीमारी कौन सी है, आपको मालूम है कि डायबिटीज़ है और फिर भी आप उस पर परहेज नहीं रख रहे हैं। तो सरकार को पूरी जानकारी है, लेकिन वो विषय कोई एक दिन का विषय नहीं है। लेकिन मैंने कहा कि हाल के वर्षों में, और अब तो आप कभी जाइएगा तो मैं आपको फिर कभी बता भी दूंगा। अब तो मैं 4 दिन पहले विवेक कुमार जो सेक्रेटरी हैं उनका बयान था कि अब दुनिया में बैठे कहीं भी बिहार के लोग अपने लैंड के रिकॉर्ड्स को देख सकते हैं, बाकी कर सकते हैं। मैं डिटेल्स मुझे अभी तत्काल नहीं मालूम है, लेकिन वो एक लैंड डिस्प्यूट जो है। और फिर आपने जो कहा माधवेंद्र जी, लॉ एंड ऑर्डर, मैंने कहा कि बिहार के लोगों का खून बहुत गर्म खून है।
इसलिए अगर किसी ने आपको छू भी दिया, आप सोच ही नहीं सकते कि छू दिया या एक झापड़ मार दिया तो इसका बदला मर्डर से हो सकता है क्या? अरे बहुत हो गया, एक झापड़, तुम भी 4 झापड़ मार दो, बहुत हो 2 लाठी मार दो, लेकिन बात बात में बंदूक निकलती है। इसलिए बिहार के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की जहाँ तक बात है, मैं नहीं समझता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में कोई गड़बड़ी है। देखिए, सबसे बड़ा जो पुराने रिजिम के अंदर जो ड्रॉबैक था वो था किडनैपिंग फॉर रैंसम। आज के डेट में किडनैपिंग फॉर रैंसम ज़ीरो बिहार के अंदर पिछले 10-12 साल में। एक आध घटना कहीं साल में होती होगी तो होती होगी। एक डॉक्टर की किडनैपिंग हो गई, 5 करोड़ दो तक तो तुमको छोड़ेंगे। एक किडनैपिंग पूरे बिहार को हिला देता था। लेकिन अब मर्डर हो गया, अब कोई आदमी है लैंड डिस्प्यूट पे मर्डर कर दिया, घर में घुसकर मार दिया और कुछ कर दिया। रेप का इंसिडेंट है मध्य प्रदेश, राजस्थान में बिहार से ट्वाइस द नंबर ऑफ रेप इंसिडेंट्स होते हैं वहाँ पर जो है। तो मैं तुलना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इसलिए कोई मर्डर हो गया तो मर्डर 8-9 मर्डर पर डे, ये बिहार का एवरेज है। और 15 साल पहले का अभी तो 14-15, तो 8-9 का मर्डर जो हम चाहें ना चाहे कुछ भी कर लें हम, क्योंकि वो तो मर्डर, इसलिए मैंने कहा कि अगर आपकी गाड़ी जा रही है पटना से गोपालगंज, रात को 1 बजे आपकी गाड़ी को रोक कर कोई मर्डर कर दे तो वो क्राइम को रोका जा सकता है। लेकिन बगल वाले में झगड़ा हो गया, घर में घुसकर गोली मार दिया और कुछ कर दिया, उस क्राइम को कोई नहीं रोक सकता। रोकना बहुत मुश्किल काम है। तो इसलिए, लेकिन लैंड रिकॉर्ड और बाकी के बारे में, हेल्थ केयर के बारे में एक बात बता दें कि बिहार में एक भी नर्सिंग कॉलेज नहीं था। और हम लोगों की सरकार आई तभी हम लोगों ने 4-5 साल पहले पहला बिहार में नर्सिंग कॉलेज स्टार्ट हुआ। और सुनील सिन्हा जी को याद होगा कि बिहार के हॉस्पिटल्स में 99% नर्सेज केरल की रहती थी। नर्स का मतलब केरल। और आज बिहार में एक भी केरल की नर्स आपको दिखाई नहीं पड़ेगी। 100% बिहार की नर्सेज, और बड़ी संख्या में हम लोग, इसलिए पैरामेडिक्स, यानी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब कि मेडिकल कॉलेज नहीं है, तो बड़ी संख्या में हेल्थ, पैरामेडिक्स, नर्सिंग, नर्सेज, इसका ये सारा जो है और स्टार्ट कर दिया हम लोगों ने। अब तो बड़ी संख्या में सरकार हर मेडिकल कॉलेज में एक नर्सिंग कॉलेज, फिर नर्सिंग कॉलेज बीएससी नर्सिंग खुल गया। अब एमएससी नर्सिंग नहीं है। अगर एमएससी नर्सिंग नहीं होगा तो उस नर्सिंग कॉलेज में पढ़ाने के लिए टीचर्स कहाँ से आएंगे? फिर बाहर से आपको मंगाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं एक ही बात कहता हूँ, वी हैव टू बिगिन फ्रॉम द बिगिनिंग। 2005 में हम लोगों को प्रारंभ से प्रारंभ करना पड़ा। अगर आपके बाप दादों ने 3 मंजिला मकान बना दिया होगा, ये एक बढ़िया नींव के साथ एक मकान बनाकर चले गए, आपने पैसा कमाया तो आप उस मकान को आप 2 मंजिला 3 मंजिला कर 2 मकान बना रहे हैं। लेकिन जहाँ कि अफगानिस्तान जैसी बंजर ज़मीन है, कुछ नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई मेडिकल हेल्थ कोई चीज़ नहीं है। अस्पताल में कुत्ता भौंक रहा है, मरीज अस्पताल में जाता नहीं है क्योंकि ना डॉक्टर ने दवा है। उस बिहार के दिशा मैंने कहा कि वी हैव टू बिगिन फ्रॉम बिगिनिंग। और प्रायोरिटी क्या होगी? कहते हैं प्रायोरिटी, अरे भाई आपके पास पैसा हो गया, मान लीजिए कि मैं गुजरात में एक बिजली पहुंच गई गांव-गांव, अब उनको बिजली पर खर्च नहीं करना, उनकी प्रायोरिटी दूसरी होगी, तीसरी चीज़ होगी। यहाँ तो चादर है 4 फीट की, इधर खींचेगी उधर खींचे, पाँव निकल जाएगा। तो प्रायोरिटी हेल्थ हो कि एजुकेशन हो कि लॉ एंड ऑर्डर हो कि पुलिसिंग हो कि इन्वेस्टमेंट हो। तो कहने का मतलब ये कि अब हम लोगों ने 15 साल में जो नींव बिहार के तैयार कर दिया, जो सरकार आए, कोई लीडरशिप आए, उसको एक बनाया बिहार में एक फाउंडेशन तो उसको मिल गया। अब वो बुद्धिमान होगा तो और तेज़ी से आगे बढ़ा देगा बिहार में। तो इसलिए जो लीडरशिप की बात की मैं इस पर इतना ही कहूँगा। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात आई, बाकी वो स्किल वाली बात है। और मुझे लगता है कि इस पूरे मीटिंग का जो सबसे बड़ा जो मुद्दा वो है स्किल डेवलपमेंट, चूँकि और इतनी बड़ी संख्या में इसमें चाहूँगा सुनील जी बाकी लोग इनिशिएटिव लेकर, जिसको कहते हैं स्किल मैपिंग, इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट क्या है, किस तरह का स्किल चाहिए, और उसी तरह के स्किल हम तैयार करें, वहाँ पर ट्रेनिंग दें, ताकि जो लोग जाए वो वैल्यू एडिशन लेकर जाएं। फिर एक तीसरा जी ने जो बात कही लेबर की, कि लेबर को माफिया लोग, बाकी जो है सही बात है कि हम लोग इसको बहुत अभी तक स्टडी नहीं कर पाए। ना तो कोई जो लेबर लौट कर आता है कोई कंप्लेन करता है, ना कुछ पता चलता है कि क्या हो रहा है। वास्तव में हमारा काम था कि हम उसको स्टडी कराते कि क्या हो रहा है।
हम तो इसी में खुश हैं कि भाई लेबर जो है बाहर जा रहा है हवाई जहाज में, लौट कर उसके घर गोपालगंज में जाइए आप तो पक्के मकान, इतने बढ़िया बढ़िया मकान बन गए हैं, घरों में शादियाँ इतनी बढ़िया तरीके से हो रही है, सिवान, गोपालगंज, छपरा। तो बेचारा गरीब आदमी 10,000 15,000 हर महीने कमा कर वापस भेजता है और ज़्यादा कमा सकता है। तो मैं चाहूँगा ज़रूर उसमें कि किस तरह की स्किल्स की और ज़्यादा आवश्यकता है और उसमें बिहार सरकार पूरी मदद करेगी। हम चाहते भी हैं। हम लोगों ने इस समय मैं जब था लेबर में तो मैंने शुरू किया था, लेकिन हम नहीं कर पाए कि जो ओवरसीज़ जो लेबर जा रहे हैं उनको जाने के पहले हम 1 महीने की 5 दिन की ट्रेनिंग दें हम, ताकि वहाँ का कल्चर, वहाँ का एटिकेट्स, वहाँ की कुछ डूज एंड डोंट्स को समझ सके जो हैं। लेकिन वो कुल मिलाकर सरकारी तंत्र में काम करने में बहुत तरह की जो बाधा दिक्कत आती है, हम उसको नहीं कर पाए। लेकिन वो ये इसलिए मैं सोचता हूँ कि स्किल जो है हम लोग करवा देंगे सुशील जी। नहीं ठीक है, स्किल मैपिंग करके बताइए, क्योंकि लेबर मंत्री भी जो है वो बीजेपी से जुड़े हैं, बाकी सरकार में किसी भी मंत्री कोई भी हो, हम लोग पूरी उसके अंदर, तो ये एक बहुत बड़ा है। और हम लोगों ने आज के डेट में ITI जो है बिहार में हर अनुमंडल में एक ITI खुल चुका है बिहार की सरकार का। अब प्राइवेट ITI जो करीब 2000, जब सरकार में हम लोग आए 15 ITI थे प्राइवेट में, आज 2000 से ज़्यादा प्राइवेट ITI है। अब उनका स्टैंडर्ड कितना अच्छा बुरा वो एक अलग विषय होगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि स्किल डेवलपमेंट जो है ये और रिक्रूटमेंट जो है ये जो एक बड़ा मुद्दा। लीकर के बारे में 2 लाइन में इतना ही बता दूँ कि वो है इशू, लेकिन एक इसका जो पॉजिटिव साइड है वो ये है कि बिहार के अंदर एक्सीडेंटल पीकर जो लीकर पीकर जो रोड एक्सीडेंट्स थे वो एकदम नेग्लिजिबल हो गए। ईव टीजिंग लगभग बंद हो गई है। आपको शहर के अंदर कोई लड़का शराब पीकर लड़कियों पर फफ्ती कसता हुआ आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। चौक चौराहे पर दारू पीकर गाली अगवा करा है, बाकी वो दिखाई नहीं पड़ेगा। बाकी उसका जो है, और कानून को भी काफ़ी हम लोगों ने शिथिल इस मायने में शिथिल किया है कि पहले जो एकदम ड्रैकोनियन हो गया था कि अगर एक मकान में बोतल भी मिल गई तो पूरा मकान सील होगा, तो सबको काफ़ी जो है किया गया। लेकिन उसका महिलाएं काफ़ी जो हैं खुश हैं। और देखिए गुजरात की सरकार इसलिए दुखी रहती है, वहाँ के मंत्री मिलते रहते थे जब हम लोग को, कि उन्होंने पार्शियल बैन किया। देखिए अगर आपको बैन करा तो कंप्लीट बैन करना पड़ेगा किसी चीज़ को। कंप्लीट बैन के बाद भी आपने ठीक कहा कि शराब मिल जाती है, तो हर जगह 2 नंबर का धंधा है, पैरेलल इकोनॉमी है, बाकी भी है, गोल्ड का स्मगलिंग है, ड्रग्स इतनी कड़ाई है, आजीवन कारावास की सज़ा, फिर भी रोज़ अखबार में ड्रग्स जो बड़े पैमाने पर। तो जो लीकर है तो इसलिए महिलाएं एक तो जो है काफ़ी खुश है, जो 50% आबादी है। और बिहार का जो आम आदमी है, फिर और बता दें आपको कि मध्य प्रदेश, ये हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, इन राज्यों के लोग उनका कल्चर का पार्ट हो गया है पीना। बिहार में आज भी कोई बाप बेटा बैठकर साथ में शराब नहीं पी सकता है, या शराब या बगल के कमरे में भी वो जल्दी हिम्मत नहीं करेगा घर में बैठकर पिए, जो कि पंजाब हरियाणा में कॉमन बात है कि भाई ये सब चीज़ें जो हैं बिहार में आम आदमी की बात कर रहा हूँ, नॉट टॉक अबाउट द जजेस, द डॉक्टर्स, द इंटेलेक्चुअल, द प्रोफेसर और द इन्वेस्टर्स, द इंडस्ट्रियलिस्ट। सो द मोस्ट अनहैप्पी पीपल बिकॉज ऑफ प्रोविजन आर द अपर पीपल ऑफ द अपर स्टेट ऑफ द सोसाइटी। मेरी पत्नी बैठी, मेरे 3 ड्राइवर की मौत होगी केवल लीकर के कारण। बट सर यूथ बहुत इम्पैक्टेड है। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं वो हर चीज़ का जो पॉजिटिव है उसका मैं उस पर भी ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ इसका एक साइड है, बाकी इश्यूज़ हैं। लेकिन गुजरात की बात करके एंड करूँगा। गुजरात ने पॉलिसी ले आई बहुत पहले, और गुजरात में प्रोहिबिशन ये आज़ादी के बाद से है। उन्होंने पॉलिसी लाई है कि हम टूरिज़्म को अलाउ करेंगे, बीमारी के नाम पर अलाउ करेंगे। आप जाकर वहाँ देखिए उसके नाम पर कितना बड़ा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। तो जब नीतीश जी ने प्रोहिबिशन लागू किया, हम सरकार में नहीं थे, समय हम ऑपोजिशन में थे, तो उन्होंने पहले पार्शियल बैन अनाउंस किया था 1 तारीख को कि हम शहर में केवल बैन करेंगे और फॉरेन लिकर बैन करेंगे, देसी लिकर बैन करेंगे, और पहले फॉरेन लिकर बैन करेंगे फिर देसी लिकर बैन करेंगे। तो मैंने ही विधानसभा में कहा कि नीतीश जी अगर बैन करना है
तो पूरे बिहार में बैन कीजिए। नंबर 1, अर्बन और रूरल का यहाँ फ़र्क क्या है, अर्बन और रूरल। और दूसरा कि देसी शराब और फॉरेन मेड लिकर दोनों में आप अगर अंतर करेंगे तो 5 दिन के बाद उन्होंने टोटल बैन कर दिया। गुजरात के अंदर टोटल बैन नहीं है, वहाँ की सरकार दुखी है क्योंकि वो उसके नाम पर, बीमारी के नाम पर सर्टिफिकेट ले आते हैं, बाकी के नाम पर इशू है। लेकिन एक चीज़ और बता दें आपको मनोज जी कि आज अगर कोई, अरे सुन लीजिए ना बात, अगर कोई सरकार इसको विड्रॉ करेगी तो अगला चुनाव हार जाएगी क्योंकि आम आदमी, जो मैं फिर कह रहा हूँ, जो बड़े लोग हैं, जो इंटेलेक्चुअल पढ़े लिखे लोग हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो आम आदमी है वो ही इज़ मोर देन हैप्पी विद दिस प्रोहिबिशन। और ये एक ऐसी चीज़ है कि अगर कोई सरकार कल, इसलिए हमारे जो विरोधी भी हैं बिहार के अंदर, आरजेडी कांग्रेस, वो कोई हिम्मत नहीं करता ये कहने की कि सरकार, वो कहता है कि इसको कड़ाई से लागू, इसको ठीक से लागू कीजिए, होम डिलीवरी बंद कीजिए। वो ये नहीं कहता है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम प्रोहिबिशन को ख़त्म कर देंगे, क्योंकि वो ये घोषणा नहीं कर सकता है। वो अगर करेगा तो वो अगला चुनाव जो है वो पहले ही हार जाएगा। क्योंकि आप तो दुबई में बैठे हैं, बिहार के लेबर जो आते हैं गोपालगंज के, उनकी घर की महिलाएं तो बिहार में हैं, गांव पर वोट तो वही देने जाती है, तो वोट देने के लिए लौटते नहीं ना भाई। तो जो महिलाएं हैं वो 60% वोट कास्ट कर रही हैं, और जो पुरुष है उसका जो वोटिंग परसेंटेज है इट इज़ लेस देन 50%। तो खैर एक ये विषय है डिबेटेबल, मैं इस पर ज़्यादा अभी कुछ नहीं कहूँगा। तो क्यों नहीं बैन कर रहे हैं सर? अरे भाई, तो थोड़ी वो कोई बैन नहीं है, जब वो बैन ही है तो थोड़ी होम डिलीवरी जो है, लेकिन गोल्ड पर कोई थोड़ी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ने गोल्ड के स्मगलिंग को बैन नहीं कर रखा, लेकिन फिर भी स्मगलिंग होती है ना, तो एक अलग विषय है। तो मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मुझे 3 बजे फिर एक जगह जाना है और वहीं से फिर मैं एयरपोर्ट जाऊंगा, तो इसलिए मुझे इतना अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है कि मैं फिर रवि जी ने और दिलीप जी ने इतना बढ़िया ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, और ये वर्किंग डे मेरे ख्याल से आज, तो आप लोगों ने इतना समय यहाँ पर दिया। तो आप तो इंडिया आते रहते हैं, जब आप, मैं अपना कार्ड एक कॉपी दे दूँगा, सब लोगों को सर्कुलेट कर दीजिए कार्ड जो है, ताकि जब भी आप इंडिया आए, कोई दिक्कत हो, कोई बात हो, कोई काम हो, तब मिलिए, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगा मिलना लोगों से। तो अगर कोई दिक्कत हो तो फ़ोन पर भी बात कीजिए, मैं बात करूंगा आपसे और पूरा प्रयास करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं दिलीप जी को और विशेष करके रवि जी को इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने के लिए अपनी ओर से और बिहार सरकार की ओर से भी मैं धन्यवाद देता हूँ। अब मैं गुजारिश पहुंचा दूंगा 3 के पहले 10 मिनट के लिए थोड़ा लंच है। हाँ वो लंच का, हाँ लंच, मुझे लगा कि 10 मिनट के लिए नहीं नहीं इसको बड़ा मुश्किल आपकी ICCR से यहाँ पे आए हुए तो उन्होंने भी सेक्शन को लिया जैसे कि विदेश में आपने देखा होगा कि अमेरिका में कुछ यूनिवर्सिटी में जाके इन लोगों ने फोबिया और इंडियन फोबिया। मेरा वक्त 1 2 3 मैं रवि चांद हूँ, अंबेडकर ग्लोबल दुबई से, और आज हम लोगों ने बिहार में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए जो बिहार सरकार के द्वारा मुख्य स्टेप्स उठाए गए हैं उसको लेके बिहार के और भारत के दूसरे राज्यों से जो पोटेंशियल इन्वेस्टर हैं बिहार के लिए, उसके लिए एक मीटिंग का आयोजन किया गया। इसका आयोजन बिहार फाउंडेशन और इन्वेस्ट बिहार के बैनर के तले हुआ। हमारे मुख्य अतिथि भूतपूर्व उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी थे, जो कि राज्यसभा में सांसद हैं और फिलहाल पार्लियामेंट में स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं। तमाम वार्तालाप के बाद हम लोगों ने ये निष्कर्ष पे पहुंचे कि एक बड़ा हिस्सा इन्वेस्टमेंट का बिहार में जाना चाहिए, खासकर जो बिहार के NRI विदेश में रहते हैं उनको बिहार में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस
के बारे में सुशील मोदी जी ने फोकस किया। लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था जो चेंज हो गई है, जो बहुत पॉजिटिव हो गई है, और जो ट्रांसपोर्ट बिहार में इम्प्रूव हुआ है, और जिस तरीके से इंटरनेट और जो बैंडविड्थ होता है कंप्यूटर्स का वो इंक्रीज हुआ है, इन सब चीज़ों को लेकर बिहार में आईटी, फूड प्रोसेसिंग, एग्रीकल्चर फूड्स, इससे रिलेटेड और एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड कारोबार के लिए उन्होंने एनआरआई बिहारियों को प्रोत्साहित किया। हम लोगों ने मीटिंग में ये भी चर्चा किया कि भारत से बाहर 1 करोड़ भारतवासी रहते हैं, और माननीय सांसद श्री सुशील कुमार मोदी जी से आग्रह किया गया कि ये 1 करोड़ भारतीय किस तरीके से भारत में वोट दे सकते हैं, ताकि बिना गए हुए अपनी एम्बेसी में वो अपने वोट का, मतदान का प्रयोग कर सकें। बिहार में एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में भी चर्चा हुई, ताकि विदेश से डायरेक्ट बिहार लोग फ्लाइट से आ जा सकें। नमस्कार, मैं लोकेश मिश्रा, और आज एक अभूतपूर्व हमारी मीटिंग रही बिजनेस इन बिहार, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन बिहार। और इस मौके पे हमें माननीय मंत्री जी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और सुशील कुमार मोदी जी ने कई टॉपिक पे डिस्कशन किया, और जो विशेष टॉपिक आज लिया गया, डिस्कशन हुआ एनआरआई कमेटी से कि हम क्या बिहार से ले सकते हैं, वो डिस्कशन नहीं हुई, हम बिहार के लिए क्या कर सकते हैं, उस मुद्दे पर हमारी बात हुई। और सबसे एक अहम मुद्दा उठाया गया कि कनेक्टिविटी, इंटरनेशनल कनेक्टिविटी फ्रॉम बिहार डायरेक्टली टू दुबई एंड द अदर कंट्रीज इन मिडल ईस्ट। तो इसके ऊपर उन्होंने आश्वासन दिया कि ये काम चल रहा है, देयर इज़ अ लैंड एक्विजिशन इशू। और एक और अहम मुद्दा पे चर्चा करने का मौका मिला, जिसमें श्रमिक वर्ग जो हैं उनकी एक्सप्लॉयटेशन होती है, खास करके जो फेक जॉब रिक्रूटर्स हैं उनके मुद्दे पर भी कड़ा कानून बनाने के लिए हमारी बातचीत हुई। और कई ऐसे पोटेंशियल इन्वेस्टर से हमें मिलने का मौका मिला जो कि बिहार के एग्री प्रोडक्ट्स जो हैं वो दुबई या यूएई में लाकर अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहते हैं या इंपोर्ट करना चाहते हैं बिहार से। तो इस टॉपिक पे हमारी बहुत ही अच्छी बातचीत हुई, और आशा करता हूं कि आने वाले दिनों में इट वुड ओपन अ डोर फॉर एनआरआईज डायस्पोरा टू डू द बिजनेस विथ ईज इन बिहार, मेंटेनिंग द लॉ एंड ऑर्डर। जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो आज से 2005 से पहले की जो थी और 2005 के बाद जो लॉ ऑर्डर सिचुएशन है बिल्कुल ही अलग है। सो overall it was a fantastic meeting all the Bihari diaspora, and it was a great opportunity to interact with Sushil Kumar Modi ji. Thank you.